हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेप थर्ड सेमेस्टर के पैडागोजी 1 का टॉपिक 1 की यूनिट को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली हम इस वीडियो में यूनिट 1 रहेगी आपकी नेचर, स्कोप एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। सो बेसिकली हम लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, चाहे वो आपकी लैंग्वेज 1 हो चाहे वो आपकी लैंग्वेज 2 हो, उसके पर्सपेक्टिव से हम बात करें। सो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में और दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी शिवानी चौहान। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट है आपके इस टॉपिक में या फिर इस यूनिट में। जो टॉपिक्स हैं वो है नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक फीचर ऑफ द लैंग्वेज, functions of language, language learning and language acquisition, historical perspective of the language with a special focused on the inclusivity in the classroom to learn the language, evolution of the language। आप इसको देख लीजिएगा सारे टॉपिक को पोज करके वीडियो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर कोई बच गया आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो इसकी सिलेबस में है, जो आईटेप का डॉक्यूमेंट है जिसमें सिलेबस दिया हुआ है, उसमें आपके यही टॉपिक्स है यूनिट 1 में। ओके, स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक करके करेंगे, है ना। आप एक टॉपिक पहले देखिएगा, फिर दूसरी दिन दूसरा देखिएगा। पहले से ही पढ़ना स्टार्ट करिए, जैसा मैं वीडियोस में बोलती भी हूँ। ऐसा नहीं कि आप एंड टर्म में पढ़ रहे हो, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया है। 12th के बाद बेसिकली आप इतनी सारी चीज़ों को पढ़ रहे हो। एक तो आप BA करते हैं, आप B.A.B.Ed कर रहे हो, मतलब जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और आपके लिए सिलेबस के लिए आपको पास भी होना है तो उसके लिए भी। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज। ओके, सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ लैंग्वेज की। जो लैंग्वेज है उसका नेचर कैसा होता है, मतलब किस तरह की होती है, किस तरह की होनी चाहिए। सो द नेचर ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ इट फंक्शंस इन ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। तो नेचर का मतलब क्या है, जैसे आपका नेचर कैसा है वो किस पे डिपेंड करता है कि आप सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करते हो। आप सोशेबल हो या फिर आप बहुत ज़्यादा शाइनेस है आपके अंदर। सो बेसिकली आपके जो नेचर होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऐसी लैंग्वेज का जो नेचर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे वो फंक्शन करती हैं, कैसे वो काम करती है ह्यूमन की लाइफ में और सोसाइटी में। ओके, आपकी जो लैंग्वेज है वो भाषा, जिससे आप हिंदी में बोल सकते हो। सो की एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या है। सबसे पहले तो सोशल फिनोमिना होता है। लैंग्वेज इज अ सोशल टूल, कि विदाउट लैंग्वेज आप बोल भी नहीं सकते कुछ भी, है ना। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज, आपकी कोई भाषा ही नहीं है तो आप कैसे बोलोगे भाई, वो हु हा ये सब चीज़ें करते हैं ना आदि मानव की तरह। सो इट एमर्जेस, डेवलप्स एंड फंक्शंस इन सोसाइटी फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। तो बेसिकली ये एमर्ज हुई, मतलब कहीं से निकल कर आई। ऐसा नहीं कि पहले से ही हमारी लैंग्वेजेस थी, तो पहले किसी ने कुछ बोला होगा, कुछ सुना होगा, डेवलप हुई और कैसे सोसाइटी में फंक्शन करती है हमारे कम्युनिकेशन में और इंटरेक्शन में एक दूसरे के साथ में। ओके, सिंबॉलिक सिस्टम होता है कि एक तरह से सिंबल का यूज होता है इसमें। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी सिंबल्स लाइक वर्ड्स और साउंड, की हमारे जो वर्ड्स हैं, साउंड्स हैं, उसको सिंबलाइज करती हैं, उसको दर्शाती है हमारी लैंग्वेज, है ना। जो अभी मैं बोल रही हूँ, भाषा बोल रही हूँ, कौन कौन सी, हिंदी और इंग्लिश, है ना, दोनों। तो मैं क्या कर रही हूँ, सिंबलाइज कर रही हूँ उन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज के थ्रू, अपनी भाषा के थ्रू। दैट रिप्रेजेंट आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस, की जो आप कर रहे हो वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि जिस चीज़ को आप दर्शा रहे हो, या फिर जो आपके आइडियाज हैं उन चीज़ों को आपकी लैंग्वेज बताती है, कम्युनिकेट करती है फर्दर। ओके, सो उसके बाद है सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दोगे, जैसे कि मैं बोल दूँ जैसे कि जैसे मैं बोल दूँ, तो ये क्या कोई सिस्टम है, नहीं। तो एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है लैंग्वेज का, मतलब रूल्स और पैटर्न्स होते हैं जिसको ग्रामर बोलते हैं, जिसमें आपको टेंसेस के बारे में और ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। फोनोलॉजिकल, मतलब जहाँ पे आपको साउंड्स क्रिएट करना आनी चाहिए, कि जो अब मैं ये जो फोनोलॉजिकल बोल रही हूँ, इसके पीछे भी एक स्ट्रक्चर होता है कि कैसे आप इसे फोनोलॉजिकल बोल रहे हो, है ना। तो साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें। मोर्फोलॉजिकल, दैट इज फॉर्म कैसे हुआ है कोई वर्ड, है ना। और सिंटैक्टिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड या सेंटेंस। ओके, फिर सिमेंटिक, दैट इज द मीनिंग से रिलेटेड है। एंड प्रैग्मेटिक, दैट इज द यूसेज, कि कैसे आप यूज कर रहे हो, किस क्राइटेरिया में, किस दैट इज कॉन्टेक्स्ट में आप इसे यूज कर रहे हो। सो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर होता है, सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का। ओके, सो नेक्स्ट इज डायनामिक एंड इवॉल्विंग। तो ये डायनामिक होता है और इवॉल्विंग होती है लैंग्वेज। मतलब कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एड ऑन होते रहते हैं, कुछ नए बनते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। तो लैंग्वेज चेंजेस ओवर टाइम, न्यू वर्ड्स आर एडेड, प्रोनाउंसिएशंस चेंज एंड यूसेज इवॉल्व्स, की कैसे हम किसी वर्ड को यूज करते हैं वो भी चेंज होती रहती है ना।
किस वर्ड को, जैसे हिंदी के वर्ड्स और इंग्लिश के वर्ड कुछ सिमिलर्स भी होते हैं तो वो भी ऐड ऑन होते हैं, और प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होती है वर्ड्स की अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, सो कल्चरल ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। लैंग्वेज कैरीज कल्चर एंड इज पास डाउन जनरेशन थ्रू लर्निंग नोट इनहेरिटेंस। ओके, तो जो लैंग्वेज है हमारी वो कल्चर को पास डाउन करती है कि आपकी लैंग्वेज आपके कल्चर के अकॉर्डिंग होगी, है ना, या फिर आपका कल्चर आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पहचाना जाएगा। सो ये पास डाउन होती रहती है लर्निंग के थ्रू, की आप चीज़ों को सिखाते हो, ना कि इनहेरिटेंस कोई लैंग्वेज नहीं आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रहोगे यूके में या फिर आप रहोगे यूएसए में, ओके, तो वहाँ पर आप उनकी लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से कैच कर पाओगे, बट अगर आप रहते हो ऐसे एनवायरनमेंट में, मतलब वहाँ पे आपको लर्न कराई जाएगी और वो इनहेरिटेंस नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि जो बच्चा पैदा हो गया तो उसके मम्मी पापा हिंदी बोलते तो वो भी हिंदी ही बोलेगा, वो उसको सिखाई जाती है ना, पास डाउन करी जाती है जनरेशन के थ्रू। सो ह्यूमन स्पेसिफिक होती है, लैंग्वेज इज यूनिकली ह्यूमन, नो अदर स्पीसीज हैज अ कॉम्प्लेक्स रूल गवर्न सिंबॉलिक सिस्टम, कि ह्यूमन के अलावा किसी और जानवर प्राणी में ऐसी कोई एक कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लैंग्वेज के थ्रू बात कर सके बहुत अच्छे से, सिस्टम जो सिस्टमेटिक लैंग्वेज है उसके थ्रू बात कर सके। तो ये ह्यूमन स्पेसिफिक होती है कि ह्यूमन जो होते हैं वही जानते हैं इनके बारे में। ओके, स्कोप क्या है लैंग्वेज के, तो स्कोप ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू द वास्ट एरियाज इन विच लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल। तो स्कोप क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो लैंग्वेज है कितना ज़्यादा, मतलब किस किस एरिया में रोल प्ले करती है, किस किस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, या फिर आप बोल सकते हो कितना वास्ट एरिया है लैंग्वेज का, है ना। तो उसका मतलब क्या है, स्कोप है तो ब्रॉड एरियाज कवर्ड, लाइक फर्स्ट इज अ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन मतलब बातचीत में। सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट। तो जो सबसे पहला फंक्शन माना जाता है लैंग्वेज का वो होता है कम्युनिकेशन, मतलब आप फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर सकते हो बता करके, थॉट्स को, आइडियाज को, इन्फॉर्मेशन को, और बहुत सारी चीज़ों को ना। अब आपके मन में क्या चीज़ है वो सबको थोड़ी पता चलेगा, है ना, जिसने उसकी पढ़ाई कर रखी होगी वो तो चलो बता सकता है, बट आपके मन में क्या है आप कैसे बताओगे, लैंग्वेज के थ्रू ही बताओगे ना। तो कम्युनिकेशन सबसे मेन फंक्शन है किसका, लैंग्वेज का। वो आपके आइडियाज, आपके थॉट्स, आपके विचार, है ना, आपकी थिंकिंग को क्या करते हैं, आगे पास डाउन करते हैं, या फिर फर्दर बताते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चीज़ें आपको, कहाँ पे आपको दर्द है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें। सो एजुकेशन में लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, की लैंग्वेज क्या है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम के थ्रू, तो एक तरह से मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, चीज़ों को बता रही हूँ, है ना। सो बेसिकली रीडिंग, राइटिंग और एकेडमिक डिस्कोर्स में, एकेडमिक डिस्कोर्स मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, है ना, तो वो क्या हो गया, वो मैं आपको बोल रही हूँ, बता रही हूँ, सुना रही हूँ आपको, है ना। तो उन सब चीज़ों में लैंग्वेज हेल्प करती है, मतलब एजुकेशन में भी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। लिटरेचर एंड आर्ट में, लिटरेचर, पोएट्री एंड दैट इज द थिएटर एंड आर्ट यूज लैंग्वेज फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो जो लिटरेचर का वर्क है, साहित्य का वर्क है, जो आर्ट है, कला है ना, पोइट्री में, थिएटर में, तो सब में आपको लैंग्वेज की ज़रूरत है ताकि आप क्रिएटिव एक्सप्रेशंस बना सको। मतलब क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के लिए आप अपनी बात को कैसे बताना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको किसी माध्यम की ज़रूरत है, तो वो माध्यम क्या है, वो है लैंग्वेज। ओके, सो उसके बाद है सोशल आइडेंटिटी में। सो लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स एंड शेप इंडिविजुअल एंड ग्रुप आइडेंटिटीज, रीजन, दैट इज कास्ट, क्लास, जेंडर एक्सेट्रा। तो बेसिकली लैंग्वेज से हम बता सकते हैं आपकी सोशल आइडेंटिटी क्या है, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। जैसे आप फ्रेंच बोलते हो तो आपको बोला जाएगा कि आप फ्रांस से हो, आप इंग्लिश बोलते हो तो बेसिकली आपको यूके या यूएसए से बोला जाएगा ना, ठीक है। तो जैसी आपकी लैंग्वेज, उसके थ्रू हम आपकी कास्ट को, हम आपके रीजन को, आपकी क्लास को, जेंडर को डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब ग्रुप आइडेंटिटी उसमें रिफ्लेक्ट करती है आपकी लैंग्वेज के थ्रू, है ना। जैसे आप बोलते हो तो वो आपकी दैट इज रीजन वगैरह को क्या करते हैं, शेप करते हैं, शेप्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप आइडेंटिटीज। ओके, जैसे आप लैंग्वेज की बात नहीं करते, बोलियों की बात कर लेते, दैट इज डायलेक्ट्स की बात कर लेते, वो भी तो लैंग्वेज का ही रूप है ना। तो बेसिकली डायलेक्ट से कैसे आप पता लगाते हो डिफरेंट चीज़ों के बारे में, कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे राजस्थानी कोई बोल रहा है तो वो राजस्थान से है, ओके, कोई गुजराती बोल रहा है तो गुजरात से आप उसका पता लगा लेते हो। तो उसकी लैंग्वेज उसका माध्यम बन जाता है सोसाइटी में उसकी आइडेंटिटी के लिए। पॉलिटिक्स एंड पावर में, सो लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ इन्फ्लुएंस, कि आप किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अपनी बातों में ला सकते हो। तो प्रोपेगेंडा एंड पावर डायनामिक्स, कि कैसे आपको बोलना है, उस तरह से पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है,
यूज़ है लैंग्वेज, है ना। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिक्स में भी, कि आपको कैसे बातों में फंसाना है, या फिर आप बोल सकते हैं अपने प्रोपेगेंडा को कैसे कम्युनिकेट करना है आगे। तो वो सारी चीज़ों में हेल्प करती है आपकी लैंग्वेज, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर मीडिया आप बोल सकते हो इसमें ना, कि जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो, और जो मीडिया है वो आपकी बातों को दर्शाती है आगे जाके। सो टेक्नोलॉजी एंड मीडिया में भी, फ्रॉम कोडिंग लैंग्वेजेस टू डिजिटल कम्युनिकेशन, की जो कोडिंग लैंग्वेज है दैट इज C++, जावा, हाइप, दैट इज आप बोल सकते हो पाइथन, है ना, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। सो वहाँ से लेकर के डिजिटल कम्युनिकेशन, आपके बाइनरी कोड्स हैं बेसिकली, वो सारी आपको हेल्प करती हैं, एक्सपेंड करती हैं इनटू मल्टीमीडिया फॉर्म। ये जो लैंग्वेज है वो आपको क्या करती है, मल्टीमीडिया फॉर्म में आपको मिलती है। ओके, सो लिंग्विस्टिक मतलब कैसे आप बोल रहे हो, बातचीत कैसे कर रहे हो। सो लैंग्वेज इज स्टडीज साइंटिफिकली थ्रू फोनेटिक्स, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, सोशल लिंग्विस्टिक्स, साइकोलिंग्विस्टिक एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। तो बेसिकली लैंग्वेज जो है आपको डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ाई जाती है। कैसे आप, शुरू में आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप कोई वर्ड बोलोगे, है ना, कैसे आप कोई वर्ड करोगे, उसके बाद सिंटेक्स में सिमेंटिक्स, उसके बारे में, उसकी जो मीनिंग है, वर्ड के मीनिंग के बारे में, कहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, सोशल लिंग्विस्टिक के बारे में, साइकोलिंग्विस्टिक के बारे में, और अप्लाइड लिंग्विस्टिक के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले लैंग्वेज इज इंडिस्पेंसिबल इन ऑलमोस्ट ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ, कि हर जगह पे उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल है लैंग्वेज का। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी लैंग्वेज जो है एक एरिया में ही काम आती है, दूसरे एरिया में नहीं आती। तो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखें तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग है, मतलब आप अगर एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बात करो तो जिस तरह से मैं आपको पहुंचा रही हूँ अपनी बात, तो वो भी लैंग्वेज का ही पार्ट है, या फिर वो भी तो लैंग्वेज ही है। कैसे आप सीख रहे हो वो भी लैंग्वेज है। सो ये आपकी कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक एबिलिटीज को दर्शाती है या डेवलप करती है, और क्रिटिकल थिंकिंग को, कि जो आप मन में विचार सोचते हो उसको कैसे आप आगे कम्युनिकेट करोगे, बात करोगे, दर्शाओगे, तो उसमें लैंग्वेज हेल्प करती है। लिटरेसी को मतलब साक्षरता को अनेबल करती है, कि आप लैंग्वेज के थ्रू बता सकते हो कि कोई कितना पढ़ा लिखा है, किसे कितनी बातें आती हैं, और एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में आप उनको एनहेंस कर सकते हो। ओके, सोशल इंपॉर्टेंस है, सो बिल्ड रिलेशनशिप, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड कोऑपरेशन। तो बेसिकली ये रिलेशनशिप को बिल्ड करती है, सोशल स्ट्रक्चर को और कोऑपरेशन को, कि कैसे आप कोऑपरेट करके रहोगे, कैसे आप मिलजुल करके रहोगे, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, मतलब सोसाइटी में कैसे आपको अपने आप को दर्शाना है, आप कैसे बातचीत करोगे, सोसाइटी में कितना मिलजुल कर रह रहे हो, सोशल स्ट्रक्चर को, इन सब में भी क्या आपकी लैंग्वेज काम आती है। सो एड्स इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड कल्चर प्रिजर्वेशन, की आप अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हो, उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप अपने लैंग्वेज के थ्रू अपने कल्चर को दर्शा सकते हो, इंपॉर्टेंस चीज़ें भी बता सकते हो, है ना। और आइडेंटिटी फॉर्मेशन में भी, कि आपकी क्या आइडेंटिटी है, आप कैसे बोल रहे हो, उसमें भी आपकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो पर्सनल डेवलपमेंट में बेसिकली ज़रूरी है ये भी, क्योंकि एक्सप्रेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इमोशनल वेलबींग में भी हेल्प करती है लैंग्वेज, कि आप खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, आपकी इमोशनल वेलबींग को ध्यान में रखते हो, कि आपने इमोशंस को मन में ही रखते हो या फिर बताते हो, तो लैंग्वेज उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करती है, पर्सनैलिटी को और कॉन्फिडेंस को, आपके अंदर में आत्मविश्वास कैसे आएगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसे बढ़ेगी ना, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप करती है आपकी लैंग्वेज। प्रोफेशनल एंड ग्लोबल इंपॉर्टेंस में भी, सो एसेंशियल फॉर जॉब्स, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड डिजिटल लिटरेसी। तो अब आपको लैंग्वेज की ज़रूरत होती है आपकी जॉब्स में भी, आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, आप जब एग्जाम करते हो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में, कि कैसे आपको बाहर जाकर, विदेश जाकर के, फॉरेन कंट्रीज जाकर के कैसे आपको बात करनी है, तो उसमें भी आपकी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और डिजिटल लिटरेसी में भी, मतलब आपको कितनी जो आईसीटी टूल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं ना, स्मार्ट रूम्स हैं, उसमें उसकी कितनी नॉलेज है, उसके लिए आपको लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, फैसिलिटेट एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज एंड कोलैबोरेशन। तो बेसिकली आपको एक्सेस दिलवाती है, अगर आपको लैंग्वेजेस के बारे में पता है तो आपको ग्लोबली नॉलेज होगी। अगर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस, आप मल्टीलिंग्विस्टिक हो, मतलब आपको डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में पता है, आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, तो आपको ग्लोबल नॉलेज बहुत अच्छे से होगी, और कोलैबोरेशन भी आप कर सकते हो, डिफरेंट कंट्री के लोगों के साथ मिलकर के काम भी कर सकते हो उसके थ्रू। ओके, सो लिंग्विस्टिक फीचर्स क्या हैं लैंग्वेज के, तो बेसिकली लिंग्विस्टिक फीचर्स रेफर्स टू द कोर कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन लैंग्वेज फ्रॉम अ साइंटिफिक लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव। तो बेसिकली लिंग्विस्टिक फीचर क्या है, एक तरह से कोर कंपोनेंट है जो सबके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर्टीज है जो लैंग्वेज को क्या करती है, जो लैंग्वेज को डिफाइन करती है फ्रॉम अ साइंटिफिक और लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव, कि उसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है ना, या फिर लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है, उसको डिफाइन करती हैं। ओके, तो सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये लैंग्वेज की, दैट इज आप बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले है फोनोलॉजिकल फीचर। फोनोलॉजिकल मतलब
ये साउंड से और प्रोनाउंसिएशन से दैट इज कंसर्न करती है, मतलब उससे ये रिलेटेड है फोनोलॉजिकल, कि कैसे आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो, कैसे आप बोल रहे हो। जैसे मैं लिंग्विस्टिक बोल रही हूँ तो वो क्या रीजन है, क्या उसका दैट इज आप बोल सकते हो कि फॉर्मेशन छुपी हुई है जिसकी वजह से मैं इसको इसको अगर अगर जो जिसको नहीं पता होगा वो प्रोनाउंसिएशन पड़ेगा, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन मतलब इसकी जो सही आप बोल सकते हो कि व्याख्या, या फिर आप बोल सकते हो कि कैसे से बोलना है, उच्चारण करना है, तो वो प्रोनाउंसिएशन होता है। ओके तो उससे डील करता है फोनोलॉजिकल फीचर। सो ईच लैंग्वेज इज अ यूनिक सेट ऑफ फोनीम्स दैट इज अ स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट। तो फोनीम्स क्या होते हैं, साउंड की मतलब किसी भी वर्ड की स्मॉलेस्ट इकाई की, कैसे आप किस चीज को बोल रहे हो तो उसकी स्मॉलेस्ट इकाई, जैसे सी एच, ये इसकी क्या हो गई, च, है ना, च हो गया, या फिर ये श हो गया, तो ये इसका फोनोलॉजिकल या फिर फोनीम है, सबसे छोटी इकाई है इसकी। ओके सो इसमें इंटोनेशन आता है, स्ट्रेस आता है, रिदम आता है, मतलब किस बात पर, किस वर्ड पर आप ज्यादा जोर देते हो ना, किस वर्ड से मिला करके आपका जो वर्ड है वो बन रहा है, किस चीज पे किस रिदम से बोल रहे हो आप, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ओके पिच क्या है आपकी, वो सारी चीजें। सो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होता है, ये वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, मतलब ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है। इट मीन्स की जैसे अन है, वो कोई भी एक वर्ड नहीं बोल सकते, एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल सकते, बट अनहैप्पी जो है, अनहैप्पी, तो ये एक वर्ड बन चुका है, ये एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड बन चुका है, जिसकी वजह से अब आप इसमें कुछ भी ऐड करो तो आप आगे कर सकते हो, बट इससे पहले अगर आपने कुछ भी हटा दिया तो वो वर्ड नहीं बन पाएगा। तो ये वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। लैंग्वेज मेड अप ऑफ मोर्फियम दैट इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स, जैसे कि अन, हैप्पी और नेस, तो ये अलग अलग क्या है, अलग अलग मोर्फिम्स है, अन प्लस हैप्पी प्लस नेस, कि किस जिसकी वजह से एक मीनिंगफुल यूनिट बनकर क्रिएट होती है जिन वर्ड्स की वजह से, वो आपके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हो गए। सिंटैक्टिक फीचर्स क्या हो गए, फोकस ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर रूल्स। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे हुआ है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, ग्रामर रूल से एसोसिएट करता है सिंटैक्टिक फीचर। सो वर्ड ऑर्डर, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन डिफर अक्रॉस लैंग्वेज, तो कैसे आपको कैसे आपका सेंटेंस फॉर्म होगा, वो डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना, पहले आप सब्जेक्ट लगाते हो, जैसे ही इज राम, ओके, ही इज ही इज ऑन ड्यूटी, तो बेसिकली क्या है, ही सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, इज क्या हो गया, वर्ब हो गया, ऑन ड्यूटी क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके तो इस तरह से सिंटैक्टिक फीचर है इंग्लिश का, कि इंग्लिश में कैसे आप सेंटेंस को फॉर्म करते हो, उससे डील करता है सिंटैक्टिक फीचर। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द जस्ट अ मिनट, सिमेंटिक फीचर। तो सिमेंटिक और सिंटैक्टिक में फर्क है, सिंटैक्टिक वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड है, और ये सिमेंटिक जो है वो मीनिंग से रिलेटेड है, कि किसी वर्ड का क्या मीनिंग है। सो इंक्लूड लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम एंड एम्बिग्यूटी, कि इट मीन्स कि इसका सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, कि किसी वर्ड का क्या मीनिंग है ना, उसकी सिनोनिम्स क्या है, उसके एंटोनिम्स मतलब उसका विपरीत शब्द क्या है, उसकी दैट इज आप बोल सकते हो कि जो विपरीत विपरीत शब्द है या फिर जो समानार्थी शब्द है ना, तो उनसे रिलेटेड है सिमेंटिक। प्रैग्मेटिक फीचर किससे रिलेटेड है, ये कॉन्टेक्चुअल लैंग्वेज यूज से रिलेटेड है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे बात कर रहे हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो आप कोई प्लीज और रिक्वेस्ट नहीं करोगे, आप नॉर्मली उसे ऑर्डर दोगे, बट अगर आप अपने ऑफिशियल से बात कर रहे हो, अपने से ऊपर सीनियर से बात कर रहे हो, तो आप रिक्वेस्ट करोगे, मैम, सर, डियर, सॉरी, रिस्पेक्टेड भी बोलोगे। तो इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग सोशल रूल, इम्प्लीकेशन, टोन एंड इंटेंट, कि किस इंटेंट में क्या आपका मतलब है बात करने का, कैसी टोन है, उससे डील करता है प्रैग्मेटिक फीचर। ओके तो कैन यू पास द सोल्ट मीन अ रिक्वेस्ट, नोट अ क्वेश्चन ऑफ एबिलिटी। तो कैन यू पास द सोल्ट क्या है, एक तरह से रिक्वेस्ट है ना, कि ये कि आप उससे ये बोलना चाह रहे हो कि क्या आप ये मतलब आप उसकी एबिलिटी देखना चाह रहे हो, नहीं। तो कैन यू पास अ सोल्ट एक रिक्वेस्ट है, वो कैसे पता चलेगी आप किस तरह से बोल रहे हो। ओके तो जैसे कि अब मैं ये बोल दूं कि कैन यू रिमूव दिस टेबल, है ना, तो आप इस टेबल को रिमूव कर सकते हो, तो वो मेरा क्या इंटेंशन है उसको बोलने का, तो वो डिपेंड करता है ना, आपकी पिच पर, आपकी दैट इज टोन पर, है ना, तो वो सारी चीजें क्या हुए प्रैग्मेटिक फीचर। उसके बाद हम आते हैं डिस्कोर्स फीचर। डिस्कोर्स मतलब हाउ लैंग्वेज यूनिट सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स आर कनेक्टेड इन स्पीच राइटिंग, कि कैसे आपकी जो सेंटेंस है या पैराग्राफ्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो आप, है ना, स्पीच राइटिंग में। इन्वॉल्व्स कोहेजन,
कोहेरेंस एंड टर्न टेकिंग, कि फॉर एग्जांपल आप स्टोरी बनाना चाह रहे हो तो वो एक तरह से डिस्कोर्स फीचर है कि मैं आप जो आपसे बोल रही हूँ वो एक हर सेंटेंस जो है वो एक ना एक तरह से रिलेटेड है, एक ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो चीज़ क्या हो गई, वो चीज़ हो गई डिस्कोर्स फीचर, कि कैसे आप अपनी बात बोल रहे हो, फिर स्टूडेंट की बात सुन रहे हो, फिर अपनी बोल रहे हो, फिर स्टूडेंट की सुन रहे हो, फिर स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। सो बेसिकली वो क्या हो गया, वो डिस्कोर्स फीचर हो गया कि कैसे आप अपनी बात को बोल रहे हो, किस माध्यम से। सोशल लिंग्विस्टिक फीचर क्या हो गया, हाउ लैंग्वेज वेरीज बेस्ड ऑन रीजन, क्लास, जेंडर, एज और सिचुएशन, कि आपकी जो लैंग्वेज है वो आपके रीजन के अकॉर्डिंग कैसे बदलती है, क्लास के अकॉर्डिंग कैसे बदलती है, आपकी जेंडर के अकॉर्डिंग, जैसे मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ, लड़का होता तो मैं बोलता हूँ होता। एज के अकॉर्डिंग कैसे आपकी लैंग्वेज बदलती है, एज के अकॉर्डिंग जैसे आप जब छोटे बच्चे होते हो तो पूरा वर्ड नहीं बोल पाते हो, अगर आपको पानी चाहिए तो आप सिर्फ पानी बोलोगे, है ना। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे बदलते हैं, जैसे आप कोई वर्ड बोलना चाह रहे हो, आप फॉर एग्जांपल आपके सामने सांप आ गया, स्नेक आ गया, तो आप जल्दी से लाठी लाओ ऐसे करके बोलोगे, मतलब आप थोड़ा डर के सहम के बोलोगे ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है बहुत सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग। सोशल लिंग्विस्टिक फीचर जैसे कोड स्विचिंग, या फिर डायलेक्ट्स हो गई, या फिर फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज हो गई, कि अगर आप अपने सीनियर से बात कर रहे हो तो आप फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करोगे, इनफॉर्मल में जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, आपकी जो बोलियां हैं, है ना, बोलियां हैं वो कैसी हो गई, या फिर आप कोड स्विच कर रहे हो, तो बेसिकली वो सोशल लिंग्विस्टिक फीचर हो गए आपके। सो ये हो गया आपके, दैट इज फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये सब क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का फंक्शन क्या है, तो बेसिकली हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा है इंपॉर्टेंस के बारे में, है ना। तो बेसिकली वही उससे रिलेटेड फंक्शन भी है इसका। तो लैंग्वेज सर्व एज मैनी पर्पस इन ह्यूमन लाइफ, नॉट ओनली फॉर कम्युनिकेशन, कि वो सिर्फ हमारी बातचीत करने का जरिया नहीं है बल्कि उसके बहुत सारे काम हैं, जैसे हमारी इमोशनल चीज़ों को व्यक्त करना, सोसाइटी में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी। तो मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है अकॉर्डिंग टू वेरियस लिंग्विस्टिक, जैसे बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स रहे हैं जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं लैंग्वेज के ऊपर। तो हम हैलिडेज फंक्शनल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो कम्युनिकेटिव फंक्शन क्या है लैंग्वेज का। माइकल हैलिडे आउटलाइन 7 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन अर्ली चाइल्डहुड विच एक्सपेंडेड इन लेटर यूज, कि जो माइकल हैलिडे हैं उन्होंने 7 उनके फंक्शंस दिए थे लैंग्वेजेस के। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, मतलब लैंग्वेज यूज टू सेटिस्फाई नीड्स और डिजायर, कि आप एक बात बोल रहे हो अपने डिजायर्स को, अपने जो दैट इज आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरी करेंगे, जैसे आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए, तो आपकी डिजायर क्या है कि आपको पानी चाहिए, तो आप उसको बोल रहे हो। तो इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन होता है लैंग्वेज का। रेगुलेटरी फंक्शन होता है, मतलब आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, यूज टू कंट्रोल अदर बिहेवियर, दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ बोल रहे हो, जैसे डोंट टच दैट और सिट डाउन ना, बैठ जाओ, मतलब आप किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो वो भी एक तरह से फंक्शन है लैंग्वेज का। इंटरैक्शनल फंक्शन क्या हो गया, हेल्प्स इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरैक्शन, जैसे हाय हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आप किसी से रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हो, आप किसी को जानना चाह रहे हो, तो वो उनका इंटरैक्शनल फंक्शन हो गया। उसके बाद आते हैं पर्सनल फंक्शन क्या है, यूज फॉर एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड आइडेंटिटी। तो जब आप अपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आपके ओपिनियंस को, कि क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यूज है, क्या आपका नजरिया है, अपनी आइडेंटिटी को बताना चाह रहे हो, जैसे माय नेम इज शिवानी चौहान, आई एम फ्रॉम देयर, तो ऐसे करके मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मतलब आई एम हैप्पी टूडे, तो आप अपने बारे में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या हो गया, जो आपको लैंग्वेज यूज करोगे एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड एंड लर्निंग, कि जब आप कुछ सीखने के लिए या फिर वर्ल्ड को खोजने के लिए, वर्ल्ड में कुछ चीज़ों को खोजने के लिए, है ना, तब आप किसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, जैसे व्हाट इज़ दैट एंड व्हाई इज़ द स्काई ब्लू, कि स्काई ब्लू ही क्यों होता है और ये क्या है। जब आप ऐसे क्वेश्चन आंसर जो टाइप करते हो, जब आप कुछ खोजने के लिए करते हो, है ना, तो वो हो गया ह्यूरिस्टिक फंक्शन। इमेजिनेटिव फंक्शन क्या हो गया, यूज इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तो जब आप रचनात्मक एक्सप्रेस करते हो खुद को रचनात्मक तरीके से, जैसे स्टोरी टेलिंग, प्ले या आर्ट के जरिए। लेट्स प्रिटेंड वी आर फ्लाइंग, जैसे आप बोलते हो ना, जैसा कि ऐसे सोचो आप, हम बोलते हैं ना, जैसे जैसे लड़कियां जो हैं वो छोटी होती हैं तो वो काफ़ी स्टोरीज या फिर आप बोलते हो डोल से खेलती हैं, तो उसमें वो मानती हैं चीज़ों को, है ना, तो जैसे ऐसा मान लेते हैं, जैसे ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो स्टोरी टेलिंग होता है या फिर प्ले करते हो या आर्ट करते हो, तो बेसिकली उसमें आप इमेजिनेटिव फंक्शन का यूज़ करते हो। फिर रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन, दैट इज द इंफॉर्मेटिव फंक्शन टू कन्वे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आप इसमें क्या करते हो,
फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हो, बताते हो दूसरों को, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं लैंग्वेज के, अलग अलग तरह के, अकॉर्डिंग टू हेलिडे, माइकल हेलिडे के द्वारा। उसके बाद हम आते हैं और जो एडिशनल फंक्शन है दैट इज लैंग्वेज के। तो सबसे पहले है कॉग्निटिव फंक्शन। इट मीन्स की लैंग्वेज हेल्प्स इन थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि आपकी जो लैंग्वेज है आपको हेल्प करती है कि कैसे आप बोल रहे हो, कैसे आप सोच रहे हो, कैसे आप तर्क विचार कर रहे हो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कितनी है आपके अंदर, तो वो आपकी लैंग्वेज आपको हेल्प करती है। जैसे मैं इतने सारे वर्ड्स प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, मैं आपको इतने तरीके से समझा पा रही हूँ एग्जांपल्स लेके, तो बेसिकली वो कॉग्निटिव फंक्शन यूज हो रहा है मेरी लैंग्वेज का। ओके, मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन क्या हो गया, टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज इटसेल्फ। कि जब आप लैंग्वेज के बारे में ही क्या कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कि जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं वैसे बोलता हूँ, मैं ये करता हूँ, मतलब मैं लैंग्वेज को ऐसे यूज करता हूँ, मैं वर्ड्स को ऐसे फॉर्म करता हूँ। तो जैसे डिफाइनिंग वर्ड्स या फिर करेक्टिंग ग्रामर, कि आप अपनी खुद की ग्रामर ही करेक्ट कर रहे हो या फिर आप वर्ड्स को डिफाइन कर रहे हो। जैसे मैंने ये बोल दिया टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज इटसेल्फ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, लैंग्वेज के बारे में ही बात कर रही हूँ। मतलब टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज इटसेल्फ मतलब लैंग्वेज के ही बारे में बात कर रही हूँ, तो वो उसका डिफाइनिंग वर्ड्स या फिर मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन हो गया। ओके, एस्थेटिक फंक्शन क्या है, जब आप लैंग्वेज को यूज करते हो लिटरेचर में, पोएट्री में, ड्रामा में और म्यूजिक में, ताकि आप उसकी ब्यूटी उसको एक्सप्रेस कर पाओ, है ना, उसको दर्शा पाओ, उसको बता सको कि क्या आप दर्शाना चाह रहे हो। तो वो भी एक तरह से रोल है या फंक्शन है लैंग्वेज का। फिर है इमोटिव फंक्शन, दैट इज बाय जैकोब्सन। जैकोब्सन ने ये फंक्शन बताया था, इमोटिव फंक्शन भी होता है लैंग्वेज का, मतलब एक्सप्रेसिंग पर्सनल इमोशंस थ्रू लैंग्वेज। कि खुद के इमोशंस को जब आप एक्सप्रेस करते हो लैंग्वेज के थ्रू, कि आई एम सैड, आई एम वेरी वेरी सैड, है ना, तो तब आप जब अपने खुद के इमोशंस को यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो आपका इमोटिव फंक्शन हो गया, जो कि जैकोब्सन ने बोला था इसके बारे में। ओके, फिर आ जाते हैं लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, सो बेसिकली लैंग्वेज लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। जैसे कि अब आपको हिंदी और इंग्लिश आती है, बट आप दूसरी लैंग्वेज भी सीखना चाहते हो, जैसे आप फ्रेंच सीखना चाहते हो, है ना, आप मैंडेरियन चाइनीज सीखना चाहते हो, ओके, या फिर आप स्पेनिश सीखना चाहते हो। तो आप डिफरेंट लैंग्वेज जब सीखना चाहते हो, जब आप कॉन्शियस प्रोसेस यूज कर रहे हो, मतलब आप उन चीज़ों को ऐसे ही, मतलब आपके एनवायरमेंट से नहीं सुन रहे हो, आप उनको पढ़ रहे हो, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो टिपिकली इन फॉर्मल सेटिंग लाइक ए क्लासरूम, जब आप क्लासरूम में बैठ करके या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ करके जब सीख रहे हो बोलना किसी लैंग्वेज को, तो वो लैंग्वेज लर्निंग है। सो की फीचर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग क्या है, तो सबसे पहले तो एक कॉन्शियस रूप में होती है, कि आप चेतना में होकर के ये सारी चीज़ें सीखते हो, और इंटेंशनल होती है क्योंकि आपको सीखनी है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल वर्क हो, चाहे आपका पर्सनल वर्क हो उसका। तो लर्नर्स अवेयर होते हैं कि वो ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, उनको सिखाई जाती है। रूल बेस्ड लर्निंग होती है, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल रूल, स्ट्रक्चर से रिलेटेड मेमोराइजेशन, मतलब याद करा जाता है, रट्टा मरवाया जाता है। जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंग्लिश को सीखते हो, और आपकी जो लैंग्वेज होती है, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, बेसिकली वो आप अपने एनवायरनमेंट से आपको आ जाती है, आपके मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं ना, आप क्या सुन रहे हो, उन सब से आती है आपको, तो वो भी हम पढ़ेंगे, या अभी हम लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे थे। ओके, सो ये फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होता है, ये ऑफन हैपन्स इन स्कूल्स थ्रू करिकुलम, बुक्स और टीचर्स। तो टीचर्स कराती हैं, बुक्स की मदद से करते हो आप, करिकुलम पाठ्यक्रम की मदद से आप सीखते हो स्कूल्स में, तो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इसका। ओके, एरर करेक्शन और फीडबैक भी दिया जाता है, कि अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो वो आपको करेक्ट कराई जाती है। ओके, और फिर उसके लिए एक्सप्लेनेशन दी जाती है टीचर्स के द्वारा। स्लोअर एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, कि आप एक दिन में या 60 दिन में, जो बोलते हैं ना 60 दिन में, 60 घंटे में अंग्रेजी सीखिए, ये करिए वो करिए, तो बेसिकली वो नहीं होता, ये स्लोअर प्रोसेस होता है। आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हो, फिर आप एडवांस तक जा पाते हो जब आपको बेसिक आ जाए। सो ऑफन रिक्वायर रिपीटिशन, ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बार बार करके सीखते हो इन सब चीज़ों को, लैंग्वेज को, तो वो लैंग्वेज लर्निंग हो गई। जैसे कि एक बच्चा है, वो जो फ्रेंच सीख रहा है क्लासरूम में, बाय स्टडिंग वर्ब कॉन्जुगेशन एंड मेमोराइजिंग वोकैबुलरी, प्रैक्टिसिंग प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे वो बच्चा सीख रहा है ना, क्या, फ्रेंच को सीख रहा है, कैसे, डिफरेंट रूल्स के बारे में पढ़कर। ओके, मेमोराइज कर रहा है, मतलब बार बार रट रहा है उन सब वोकैबुलरी को, कि कैसे कोई वर्ड प्रोनाउंस करना है, तो ये। ओके, तो जैसे अगर आपको पता लगाना है, जैसे आपने वर्ड पढ़ा उनका मतलब आप इंग्लिश में देखोगे तो कुछ नहीं निकलता, बट उनका मतलब आप स्पेनिश में देखोगे तो मतलब वन। ठीक है, वन।
ओके। सो इसके बाद है लैंग्वेज एक्विजिशन। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? उन नीनो, उन नीना, या फिर एल नीनो या एल नीना। ओके, इसका क्या मतलब होता है? ये स्पेनिश है, स्पेनिश है ये, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, जस्ट अ मिनट। उन नीनो, उन नीना, या फिर एल नीनो, एल नीना। क्या मतलब होता है इसका इंग्लिश में? आप ट्रांसलेट करोगे तो स्पेनिश वर्ड्स है, आप सर्च करके देख लेना, या फिर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो उसके बाद हम आते हैं, मैं इसे रब कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, लेट मी रब इट। अब इसके बाद हम आते हैं एक्विजिशन पे, कि आप कैसे एक्वायर करते हो, है ना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड अनकॉन्शियस, कि आप कोई फॉर्मल सेटिंग में नहीं जाते, वो आपको खुद ही आ जाती है, आपके एनवायरनमेंट के थ्रू, आपके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। तो बाय विच ह्यूमन डेवलप लैंग्वेज यूजुअली इन अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा इन सब चीज़ों को सीखता है ना, मतलब सीखता क्या है, उसको आ जाती है उसकी फैमिली मेम्बर्स से, एनवायरनमेंट से, ओके, उसके सोसाइटी से। तो वो सारी चीज़ें वो उसको आ जाती है खुद से, वो अनकॉन्शियस वे में उसको नहीं पता था कि वो कौन सी लैंग्वेज सीख रहा है। सो की फीचर्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? सबसे पहले तो नेचुरल और सबकॉन्शियस होती है, कि कोई भी फॉर्मल टीचिंग नहीं होती यहाँ पे आपकी, है ना। वो आप अपने एक्सपोजर और इंटरेक्शन के थ्रू, कि किससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, किससे आप मिलजुल रहे हो, क्या आपका एक्सपोजर है, उसके थ्रू आप सीखते हो। अर्ली चाइल्डहुड में ही हो सकती है, बिगिंस फ्रॉम बर्थ, एंड मोस्ट चिल्ड्रन एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज बाय एज 4 to 5। कि आप जो लैंग्वेज आप एक्वायर करते हो वो अर्ली चाइल्डहुड में, मतलब जन्म से लेकर, जन्म में तो आपको बहुत धीरे धीरे आती है, 4-5 साल तक अपनी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हो, जो आपकी लैंग्वेज होती है बेसिक, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज, या फिर आपकी फैमिली, या फिर आप बोल सकते हो नेशनल लैंग्वेज, ओके, या फिर आप इसे बोल सकते हो फर्स्ट लैंग्वेज, जो आपकी पहली लैंग्वेज होती है, पहली भाषा होती है, वो आपकी एक्वायर्ड ही होती है, वो सिखाई नहीं जाती, ओके। सोशल इंटरेक्शन बेस्ड होती है कि सोसाइटी में किन लोगों से मिल रहे हो, कैसे मिल रहे हो, तो पेरेंट्स, पेयर्स और एनवायरनमेंट से आती है। नेचुरल सीक्वेंस फॉलो करती है, मतलब चिल्ड्रन लर्न टू अंडरस्टैंड रिसेप्टिव स्किल्स बिफोर दे कैन स्पीक, दैट इज प्रोडक्टिव स्किल्स। तो सबसे पहले वो रिसेप्टिव स्किल्स सीखते हैं, है ना, जो LSRW है, उसमें LS क्या है? रिसेप्टिव है, LR क्या है? रिसेप्टिव है, और LSW क्या है? वो है आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स। तो पहले आप लिसनिंग और रीडिंग करना सीखते हो, उसके बाद आप बोलना और दैट इज लिखना सीखते हो, ओके। तो LSRW, हाँ LSRW है। सो ऑल ह्यूमंस, दैट इज यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, कि हर बच्चा जो है वो एक्वायर करता है कोई ना कोई लैंग्वेज, रिगार्डलेस ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एक्वायर लैंग्वेज इफ एक्सपोज टू इट। कि अगर आप बच्चों को सोसाइटी में भेजोगे, अपने उनके फ्रेंड से मिलने दोगे, है ना, तो वो बच्चा ज़रूर सीखेगा कोई ना कोई लैंग्वेज, उसको ज़रूर आएगी। सो थ्योरीज बिहाइंड एक्विजिशन क्या है? तो सबसे पहले जो मेन थ्योरी जो आपके एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, अगर आप सीटेट का एग्जाम दोगे, या फिर आपने दिया होगा, है ना, सीटेट का, एचटेट का, तो लैंग्वेज के, आप बोल सकते हो लैंग्वेज की थ्योरी में सबसे पहला नाम आता है नोम चॉम्स्की का। तो नोम चॉम्स्की नेटिविस्ट थ्योरी थे, इन्होंने बोला था कि ह्यूमन हैव एन इनबोर्न लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि उनके अंदर पहले से ही एक्विजिशन डिवाइस होता है, कि वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, उसके लिए LAD, दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उनके अंदर लगा होता है, जिसकी वजह से वो लैंग्वेज को नेचुरली ही सीख लेते हैं, ओके। उनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है बच्चों को। फिर स्टेफन क्राशन ने इनपुट हाइपोथेसिस दी थी, इसका मतलब लैंग्वेज इज एक्वायर्ड व्हेन लैंग्वेज आर एक्सपोज टू कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट स्लाइटली अबव देयर करंट लेवल। कि लैंग्वेज को आप एक्वायर तभी कर सकते हो जब आप उनको एनवायरनमेंट में भेजोगे, है ना। इट मीन्स कि आप उनके करंट लेवल से उठा करके उन्हें आगे तक, आगे के लेवल पर लेके जाओगे, तभी आप लैंग्वेज को एक्वायर कर पाओगे, ओके। कि जब बच्चा छोटा होगा उसे ऊ आ ई ये सब ही करना आता है, बट जब आप उसे एक्सपोजर दोगे, उसे बताओगे, उसे दिखाओगे एनवायरनमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, तब वो अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। सो उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज विद अ स्पेशल फोकस ऑन इंक्लूसिविटी इन क्लासरूम टू लर्न द लैंग्वेज, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज विद द पावर डायनामिक्स, ओके। तो इन सब के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या है इस टॉपिक में। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। तो नज़रिया क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, कि कैसे लैंग्वेज इवॉल्व हुई, कैसे हमारे पास तक आई। तो जो अगर आपने दैट इज हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा,
तो उसका मेन ड्रॉबैक सबसे ज़्यादा क्या है कि आज तक कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी उनकी जो लैंग्वेज है उसको डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में दर्शाई गई है। तो उसको डिकोड करना बहुत मुश्किल हो रखा है सबके लिए, तो उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं जान पा रहे हैं। तो ये तो अलग बात थी। वैसे अब हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के। सो लैंग्वेज हैज इवॉल्व्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन द सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स एंड पावर स्ट्रक्चर। तो पहले के जो आदमी थे, पहले के जो पर्सन थे, आदि मानव थे, वो एक तरह से कैसे बात करते थे, इशारों के जरिए, मतलब नॉन वर्बल, या फिर कुछ वर्ड्स बोलकर, ऊ आई ऐसे ऐसे करके। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, मतलब बहुत पहले से लैंग्वेज का रोल बहुत ज़्यादा था। उसके बाद धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को, अपनी डिज़ायर्स को हर तरह से अपने वर्ड्स के थ्रू, हम अपने वर्ड्स के माध्यम से बोल सकते हैं। Okay, so its development can be traced through oral traditions, written script, globalization and educational reforms. तो कैसे हुई है लैंग्वेज की डेवलपमेंट, तो वो हम देख सकते हैं कि पहले हमें ओरली, मतलब मौखिक शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। जो आप वैदिक एजुकेशन में पढ़ोगे कभी, तो वहाँ पे जो एजुकेशन दी जाती थी, माध्यम जो था देने का, वो ओरली ही था। ओके, फिर रिटन स्क्रिप्ट्स आई, फिर आपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स में लिखना स्टार्ट किया, गुरु थे उन्होंने। फिर हमने डिफरेंट एक्सपोजर्स को यूज़ करा, मतलब डिफरेंट वर्ल्ड वाइड चीज़ों को देखा कि कैसे लोग बोलते हैं, कितने अच्छे से बोलते हैं, व्यक्त करते हैं अपनी बातें। और जो एजुकेशन में रिफॉर्म्स आए लैंग्वेज को लेकर के, कि आप कितनी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, कितनी लैंग्वेज के थ्रू आप बोलोगे, तो उससे लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ, है ना, बदली वो, उसमें कुछ बदलाव आया। सो एंशिएंट एंड क्लासिकल पीरियड की बात करें तो ओरल ट्रेडिशन था पहले। तो लैंग्वेज फर्स्ट एग्जिस्टेड एज स्पोकन कम्युनिकेशन यूज इन रिचुअल, स्टोरी टेलिंग एंड सोशल इंटरेक्शन, कि एक दूसरे से बात करने में, कोई स्टोरी सुनाने में, या फिर रिचुअल्स में जो रीति रिवाज होते थे उसमें ओरल तरीके से ही, मतलब मौखिक भाषा के थ्रू ही बताया जाता था सारी चीज़ें। फिर क्या हुई, फिर स्क्रिप्ट्स आई, है ना। स्क्रिप्ट्स मतलब अर्ली राइटिंग सिस्टम डेवलप, सॉरी, ओके, कि मतलब अब राइटिंग में भी, जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट किसकी है, हिंदी की है ना। तो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आई, जैसे सुमेरियन क्यूनिफॉर्म, इजिप्शियन हिरोग्लिफ्स, ओके, या फिर हिरोग्लिफ्स बोल सकते हो। संस्कृत दैट इज देवनागरी से, तमिल, ब्राह्मी, ग्रीक और लेटिन। तो ये डिफरेंट स्क्रिप्ट थे जिसकी वजह से वर्ड का फॉर्मेशन हुआ। फिर लैंग्वेज बनी एज अ पावर एंड रिलीजियन, है ना, कि आप अपने रिलीजन को कैसे दर्शा रहे हो, क्या रिचुअल्स हैं आपके, वो चीज़ें आप बोल के दर्शाते हो। तो एक तरह से लैंग्वेज लिंक कर दी गई आपके रिलीजन से, जो चीज़ें आप बोल रहे हो, जैसे आप भगवान बोल रहे हो तो आप क्या हो, हिंदू हो, आप अल्लाह बोल रहे हो तो आप मुस्लिम हो, है ना, आप फादर बोल रहे हो तो आप क्रिश्चियन हो। तो वो एसोसिएट कर दी डिफरेंट रिलीजियन से, रॉयलिटी से, कि आपका कितना ऊंचा पद है, तो वो भी आपकी लैंग्वेज ही डिसाइड करती है, और एजुकेशन से। फॉर एग्जांपल संस्कृत इन इंडिया, लैंग्वेज ऑफ वेदास एंड इलीट एजुकेशन। तो जो संस्कृत थी वो इलीट एजुकेशन, मतलब जो ब्राह्मण जो लोग थे, या फिर जैसे क्षत्रिय लोग थे, वही उसको अच्छे से बोल पाते थे। उससे वो अंदाजा लगा रहे थे कि आप कौन से वर्ग बने हुए थे, है ना, तो उसको आप दर्शा सकते थे। सो लेटिन एंड ग्रीक इन यूरोप, तो यूज्ड बाय क्लर्जी एंड स्कॉलर्स, जो ऊपर लेवल के लोग होते थे, है ना, ऊपर मतलब जो हाई लेवल के लोग होते थे, वहाँ के जो बहुत पढ़े लिखे विद्वान नेता, या फिर आप बोल सकते हो कि जो पुजारी होते थे, है ना, उनके लिए वो लैंग्वेज यूज होती थी, लेटिन और ग्रीक, यूरोप में। ठीक है, फिर मेडिवल पीरियड आया, फिर उसमें क्या, लैंग्वेज एज मार्कर ऑफ क्लास एंड रिलीजन। तो लैंग्वेज को एक तरह से मार्कर बना दिया गया कि जिस क्लास से आप बिलोंग करते हो वैसी लैंग्वेज आप बोलते हो, है ना, रिलीजन से उसको लिंक कर दिया गया। तो लैंग्वेज वर डिवाइडेड अलोंग सोशल लाइन्स, ओके। सो पर्शियन एंड अरेबिक वर यूज्ड बाय रूलिंग एलिट्स इन इंडिया। तो जो पर्शियन और अरेबिक है वो रूलिंग एलिट्स जो होते थे, मतलब जो रूल कर रहे होते थे उस समय में, जो शासक होते थे, वही बोलते थे। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इज फॉर हिंदी, तमिल, मराठी, ठीक है, एटसेट्रा वर यूज्ड बाय द मासेस। तो जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, जैसे कि जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, वो हिंदी, तमिल और मराठी थी, तो वो डिफरेंट मासेस के मतलब और जो बाकी लोग होते थे वो बोलते थे उन्हें। लैंग्वेज एंड कॉलोनियल रूल, सो कॉलोनियल पावर्स इम्पोज देयर लैंग्वेज, की जो कॉलोनियल पावर्स थी, जो डिफरेंट जगह से हमारे देश में, या फिर डिफरेंट जगह से डिफरेंट देशों में राज करा था जिन लोगों ने, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब दबाव डालना स्टार्ट कर दिया कि आप अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज नहीं बोलोगे, आप वही लैंग्वेज बोलोगे जो हम बोलेंगे, जो हम कहेंगे। जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड पोर्टुगीज बिकेम लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। तो मेडिवल काल में, मेडिवल पीरियड में, जो इंग्लिश थी, फ्रेंच थी, डिफरेंट ये जो लैंग्वेजेस थी, वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जो प्रशासनिक काम होता था, वो सारी इसी भाषा में आती थी,
और एजुकेशन में ये सारी चीज़ें बन गई। ओके, सो इंडिजिनियस एंड नेटिव लैंग्वेजेस वर ओपन सप्रेस्ड और इग्नोर्ड, कि जो नेटिव लैंग्वेजेस थी, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज थी, वर्नाकुलर जिस मातृभाषा आप बोल सकते हो, उन सबको सप्रेस कर दिया गया, मतलब दबा दिया गया और उनको इग्नोर करा बिल्कुल पूरी तरीके से। ओके, सो उसके बाद आया मॉडर्न एरा, दैट इज द पोस्ट इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। तो उसमें क्या हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन एंड नेशनलिज्म आया। इट मीन्स की कंट्रीज बिगिन स्टैंडर्डाइजिंग ऑफिशियल लैंग्वेज टू यूनिफाई डाइवर्स पॉपुलेशन। तो उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाना स्टार्ट कर दी, हर कंट्री ने अपनी, है ना, कि उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि आप ये मीडियम जो है वो हर पूरी कंट्री में हर जगह पे यूज होगा, डॉक्यूमेंट्स में, वर्क्स में, तो सबको आनी भी चाहिए। सो नेशनल मूवमेंट्स प्रमोटेड मदर टंग, जो नेशनल मूवमेंट्स हुए या फिर पॉलिसीज भी जो हुई, उन्होंने मदर टंग को सराहा या फिर मदर टंग को प्रमोट करा, रीजनल लैंग्वेजेस को, ताकि उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो बनी रहे, है ना। सो राइज ऑफ इंग्लिश एज ग्लोबल लैंग्वेज, तो ग्लोबल लैंग्वेज के लिए इंग्लिश का बहुत बड़ा एक तरह से नाम हो गया कि हर देशों में इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, इंग्लिश ज़रूरी है। तो कॉलोनलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से और इंटरनेट की वजह से इंग्लिश एक डोमिनेंट लैंग्वेज बन गई, जो हर कंट्री में बोली जाती है, समझी जाती है। ओके, बिजनेसेस में, एजुकेशन में और साइंस में आप इंग्लिश का ही यूज़ करते हो। सो रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करे जा रहे हैं इंडिया में, या फिर आप बात करो हर जगह पे जहाँ पे आप अपनी जो जो आपके नेटिव थे, है ना, जो वर्नाकुलर थे, या फिर आप बोल सकते हो जो वहाँ के मेन निवासी थे, है ना, उनकी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करा जा रहा है। तो रिसेंट डिकेड्स में देयर हैज़ बीन अ मूवमेंट टू प्रिजर्व एंडेजर्ड लैंग्वेज एंड प्रमोट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कि आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पता चले, उनके कल्चर के बारे में पता चले, इसलिए उन चीज़ों को प्रमोट करा जा रहा है डिफरेंट गवर्नमेंट के द्वारा, डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज विद पावर डायनामिक्स। सो बेसिकली ये क्या है, सो लैंग्वेज इज क्लोजली लिंक्ड टू द पावर, पॉलिटिक्स एंड आइडेंटिटी। तो आपकी पावर कितनी है, पावर क्या है, पॉलिटिक्स में और आइडेंटिटी में लैंग्वेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो, दैट इज लास्ट स्लाइड्स में देखा भी था, लैंग्वेज का जो रोल था उसमें। सो इट हैज़ बीन यूज टू डोमिनेट, एक्सक्लूड एंड एम्पावर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। तो आप जैसी भाषा बोलते हो, आप जो बोलते हो उससे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो नेता है वो इंग्लिश को ज़्यादा यूज़ करता है, तो जो मोस्टली जो कंट्री के लोग होंगे वो इंग्लिश की तरफ भागेंगे, है ना। तो डोमिनेट क्या करेगा, एक्सक्लूड किसे करना है, मतलब किसे हटाना है, किसी इंडिविजुअल को आपको उठा करके लेकर आना है, मतलब उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, या कम्युनिटीज़ में, उसके लिए लैंग्वेज का यूज़ होता है, मतलब पावर, पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी को दर्शाती है आपकी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ पावर, है ना। सो कॉलोनियलिज्म एंड लैंग्वेज इम्पोजिशन में, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल हुआ था, तो उस टाइम में लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार माना गया, कि लैंग्वेज पे कंट्रोल कर दिया गया, कि जो हमारी एजुकेशन होगी, हमारा जो गवर्नेंस होगा, गवर्नेंस करने का तरीका होगा और कल्चर होगा, वो सब इंग्लिश माध्यम कर दिया गया था। इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो नेटिव स्पीकर्स ऑफ कॉलोनाइजर्स लैंग्वेज हैड ग्रेटर एक्सेस टू जॉब्स एंड अथॉरिटी, कि जो कॉलोनाइजर्स लैंग्वेज को जो बोलते थे, है ना, जो इंग्लिश को बोलते थे उस टाइम में, उनके पास ज़्यादा चॉइसेस होती कि वो उनके अंडर काम कर सके, उनको अच्छी जॉब मिल सके, है ना, और अथॉरिटी मिल सके। सो एक तरह से इम्पोज कर दी गई थी अपनी लैंग्वेज को, फोर्सली दबाव दे दिया गया था कि आपको सीखनी ही है। ओके, सो क्लास एंड कास्ट बैरियर्स भी थे। सो इन इंडिया क्लासिकल लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत वाज रेस्ट्रिक्टेड टू अपर कास्ट। तो जो क्लासिकल लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत थी, पुराने टाइम में अगर बात करो, तो संस्कृत जो थी वो कौन बोल सकता था, जो अपर कास्ट के लोग होते थे, या फिर आप बोल सकते हो ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय, है ना, उनके लिए ज़्यादा यूज़ करी थी। लोअर कास्ट के लिए या फिर एजुकेशन से उन्हें बिल्कुल वंचित कर दिया गया था। ओके, सो जेंडर एंड लैंग्वेज का क्या रोल है, विमेन्स वॉइस वर हिस्टोरिकली सप्रेस्ड इन मैनी कल्चर, कि जो विमेन हैं, जो औरतें हैं, उनकी आवाज़ को हमेशा दबाया गया है बहुत सारे कल्चर में। तो द एक्सेस टू लैंग्वेज एजुकेशन एंड पब्लिकेशन वाज लिमिटेड, कि विमेंस के लिए बहुत लिमिटेड है कि वो कितना वर्ड बोल सकती है, एक सीमा बांध दी गई है, लिमिट कर दिया गया है ना, कि कितनी उनको एजुकेशन लेनी है, पब्लिकेशन उन्हें, मतलब कितना वो आगे बोल सकती है अपनी बात को, तो उसमें एक तरह से लिमिटेशंस दे दी गई हैं वीमेन के लिए। ओके, तो उसके बाद आया रेजिस्टेंस एंड एम्पावरमेंट थ्रू लैंग्वेज, कि आप किसी चीज़ को कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे दबा सकते हो लैंग्वेज के थ्रू। तो लैंग्वेज रिवाइवल मूवमेंट्स भी चले, जैसे डिफरेंट सरकार ने या गवर्नमेंट ने रिवाइवल मूवमेंट भी स्टार्ट करे, जिससे आप प्रिजर्व कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज को बनाए रख सकते हो। जैसे कम्युनिटीज फॉर रिकॉग्निशन ऑफ देयर लैंग्वेजेस, एग्जाम्पल तमिल मूवमेंट इन इंडिया, माओरी इन न्यूजीलैंड, जो माओरी एक ट्राइब है न्यूजीलैंड की, जो नेटिव ट्राइब है, तो वहाँ पे माओरी दैट इज चलाई गई,
वो जो सिस्टम है, या फिर आप बोल सकते हो कि रिवाइवल मूवमेंट स्टार्ट करे गए, जिसमें जो न्यूजीलैंड के जो लोग हैं उनको माओरी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, मतलब उनकी लैंग्वेज को भी प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए। वेल्श इन द यूके, ओके, जो इनकी नेटिव लैंग्वेजेस थी उसको उनको यूज करने के लिए। सो दलित लिटरेचर एंड माइनॉरिटी लैंग्वेज की बात करें तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स यूज देयर नेटिव टंग्स टू एक्सप्रेस रेजिस्टेंस, आइडेंटिटी एंड कल्चर। तो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थे वो अपनी नेटिव टंग्स मतलब नेटिव लैंग्वेज यूज करते थे, किसको दर्शाने के लिए कि वो जो सरकार बोल रही है उसको नहीं मानेंगे, अपनी आइडेंटिटी को दर्शाने के लिए और अपने कल्चर को दर्शाने के लिए, कि वो अपोज्ड हैं, वो नहीं चाहते कि जो डोमिनेंट लैंग्वेज है जो सब यूथ बोलते हैं वही बोलें, हम अपनी लैंग्वेज को बोलेंगे। इसलिए जो दलित लिटरेचर माइनॉरिटी लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट्स मतलब जैसे यूनेस्को है, यूएनसीआरपीडी है, इनकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके, यूनेस्को की और यूएनसीआरपीडी की, ठीक है। सो ये क्या है, एम्फोसाइज लैंग्वेज राइट एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो बेसिकली इन्होंने एम्फोसाइज किया था, जोर दिया था कि जो आपकी लैंग्वेज है वो एक तरह से सभी का ह्यूमन राइट है, कोई भी इंसान कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, उस पर आप सप्रेशन नहीं लगा सकते, आप उसको ओपोज नहीं कर सकते, या फिर आप उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आपकी लैंग्वेज पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया, ओके, आपकी मदर टंग पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया, आप ये बोल सकते हो। सो उसके बाद आते हैं इंक्लूसिविटी इन द क्लासरूम टू लर्न द लैंग्वेज। तो इंक्लूसिविटी कैसे यूज करी गई, सो वाई इंक्लूसिविटी मैटर, मतलब समावेशी जो है वो क्यों मैटर करता है, क्यों सबको लैंग्वेज सेम में पढ़ानी चाहिए। तो लैंग्वेज क्लासरूम ओपन रिफ्लेक्ट एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज सच एज, कि जहाँ पे एक ही लैंग्वेज बोली जाती हो वहाँ पे इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे कि आप जैसे आप यहाँ पे हरियाणा में आ जाओ, वहाँ पे आप सारी लैंग्वेज जो है वो हिंद इंग्लिश में बोल रहे हो या फिर तमिल में बोल रहे हो, तो वो एक तरह से क्या बन जाएगा, एक लिमिट हो जाएगी कि जो तमिल वाले जो बच्चे हैं या फिर जो इंग्लिश जिसको आती है वही सुन पाएंगे उन चीज़ों को, है ना। तो डोमिनेंस ऑफ वन लैंग्वेज ओवर अदर, एग्जांपल इंग्लिश ओवर रीजनल लैंग्वेज, कि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करा जाता है रीजनल लैंग्वेजेस के अलावा। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर, कास्ट, क्लास एंड डिसेबिलिटी और माइनॉरिटी वॉइसेस, कि रिप्रेजेंट नहीं कर पाते आप जेंडर को, कि जेंडर जेंडर बेसिस पे मतलब विमेन को बहुत कम हक दिया जाता है एज कम्पेयर टू मैन। कास्ट के बेसिस पे लैंग्वेज का डिस्क्रिमिनेशन हो रखा है ना, क्लास के बेसिस पे, डिसेबिलिटी के बेस पे और माइनॉरिटी वॉइसेस की, जिसकी लैंग्वेज जिसकी कम है, जैसे क्लासरूम में हरियाणवी बोलने वाले बच्चे बहुत कम हैं तो वो बोली ही नहीं जाएगी, उसको नहीं इंपॉर्टेंस दी जाएगी और उसे बिल्कुल नकार दिया जाएगा टीचर के द्वारा। तो इसलिए इंक्लूसिविटी मैटर करती है कि आप इन सब चीज़ों को लेकर के आओ, आप इन सब चीज़ों को दर्शाओ और दिखाओ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है बच्चों को भी और टीचर्स को भी। सो इंक्लूसिव लैंग्वेज एजुकेशन प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, कि चाहे वो किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी क्लास से, डिसेबिलिटी कुछ भी हो, हम सबको इक्वल अधिकार है कि वो अपनी लैंग्वेज में सीख सकते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर मदर टंग, स्टूडेंट्स मदर टंग, कि इंक्लूसिविटी में क्या करा गया कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकते हो, डिफरेंट लैंग्वेज का आप यूज़ कर सकते हो और आपकी मदर टंग की रिस्पेक्ट करी जाएगी। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग दी जाएगी, मतलब जहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोगों को दैट इज टीचर जो है वो मानेगी, टीचर उनकी बात सुनेगी, है ना, उनकी जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में और बच्चों को भी बताएगी, और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को यूज़ करना क्लासरूम में, ओके। सो उसके बाद स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट इंक्लूसिविटी, तो इंक्लूसिविटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो सबसे पहले है मल्टीलिंगुअल अप्रोच। सो एनकरेज कोड स्विचिंग, बाइलिंगुअल एजुकेशन एंड मदर टंग यूज इन अर्ली ग्रेड। तो बेसिकली मल्टीलिंगुअल अप्रोच क्या है कि आपकी कोड स्विचिंग में काम आती है, आपके बाइलिंगुअल लैंग्वेज में काम आती है और मदर टंग में काम आती है आपकी मल्टीलिंगुअल अप्रोच, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे हिंदी बोल रहे हो, आप अगर विदेश में जाओगे तो मतलब फॉरेन कंट्रीज में, यूके यूएसए में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, न्यूजीलैंड में जाओगे, तो आप कोड स्विच कर लोगे, मतलब अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो अगर आपको मल्टीलिंगुअल अप्रोच आती है। तो मल्टीलिंगुअल अप्रोच को यूज़ करना है क्लासेस में, कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में बच्चों को बताओ, उनके मीनिंग्स बताओ, ताकि वो सीख सके शुरुआती एज से ही, है ना। तो रिस्पेक्ट ऑल होम लैंग्वेजेस, जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो भी उनकी मातृभाषा है उसकी रिस्पेक्ट करो एज अ टीचर, एंड अवॉइड शेमिंग स्टूडेंट्स फॉर एक्सेंट्स एंड डायलैक्ट, कि जो अपने एक्सेंट में बात करें, जैसे हरियाणवी एक्सेंट बिल्कुल ही अलग होता है, अपने डायलैक्ट्स में अपनी बोलियां बोल रहे हैं तो उससे आप उनको शर्मिंदा महसूस ना होने दो, बल्कि एनकरेज करो, दिखाओ और लोगों को भी दर्शाओ कि कैसे डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट डायलैक्ट्स या फिर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी का यूज़ करो, मतलब स्टोरीज का यूज़ करो, एग्जाम्पल्स का यूज़ करो, टेक्स्ट का यूज़ करो, जैसे आप डिफरेंट डाइवर्स कल्चर्स के बारे में दर्शा सको, आइडेंटिटीज़ के बारे में दर्शा सको, जैसे ट्राइबल के बारे में, रीजनल के बारे में, रिलीजन के बारे में दर्शा सको आप, ओके। सेलिब्रेट लोकल फेस्टिवल्स, आइडियम्स एंड
जो आपके मुहावरे हैं ना, जो वाक्यांश हैं, उनको आप बोलो क्लासरूम में, उनके मीनिंग के बारे में बताओ। लोकल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करो, उसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसको आप दर्शाओ। फोक टेल्स, जो आपकी लोक कथाएँ हैं, उनको आप दिखाओ, उनको आप बच्चों को बताओ, ताकि आप एक अच्छी लैंग्वेज क्लासरूम बना सको, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम बना सको, कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी के थ्रू पढ़ा सको, कि आप डिफरेंट कल्चर को दर्शा के पढ़ा रहे हो। ठीक है। फिर जेंडर एंड डिसेबिलिटी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, मतलब अवॉइड जेंडर बायस्ड लैंग्वेज एंड स्टीरियोटाइप्स, कि किसी भी तरह की रूढ़िवादी सोच नहीं होनी चाहिए और जेंडर बायस्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि जैसे कि आप अगर स्पोर्ट्स पर, जैसे पहले क्या होता था, स्पोर्ट्समैन आता था, बट आप स्पोर्ट्समैन की तरह क्या यूज़ करो, तरफ मतलब उसके अलावा क्या यूज़ करो, स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ करो, जो दोनों के लिए, मतलब जो हर जेंडर के लिए सूटेबल है। ओके, तो जेंडर बायस्ड लैंग्वेज का आपको यूज़ नहीं करना है एज अ टीचर, और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना है, और विजुअल एड्स को स्टूडेंट्स को जो लर्निंग डिसेबिलिटीज से ग्रसित हैं, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं डिफरेंट, है ना, जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो विकलांग हैं, उनके लिए आप डिफरेंट असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज़ करो, विजुअल एड्स का यूज़ करो। ओके, सो डेमोक्रेटिक लैंग्वेज प्रैक्टिसेस का यूज़ करो, मतलब स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को एनकरेज करो, ग्रुप डिस्कशंस को एनकरेज करो, और वैल्यू दो कि हर बच्चा अपनी बात रख सके। ओके, लिटरेचर को प्रमोट करो फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, की इट मीन्स कि जो भी साहित्य हैं उनके जिस भी लैंग्वेज में है, उसको आप दूसरे बच्चों को भी दर्शाओ, सुनाओ, उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में दर्शाओ, ताकि आप मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर सको, मतलब इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर सको। पॉलिसी लेवल चेंजेस, मतलब एनईपी 2020 इंडिया एम्फोसाइज मदर टंग इंस्ट्रक्शन इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब जो आपकी एनईपी है वो एम्फोसाइज करती है, जोर देती है कि आप मदर टंग में बच्चों को इंस्ट्रक्शन दो, मतलब उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में, जिस मातृभाषा में जिस वो बोलना सीख रहे हैं, बस उसी में। ठीक है। और यूनेस्को एडवोकेट्स फॉर लिंग्विस्टिक इंक्लूजन, की जो आपकी यूनेस्को है, यूएन से रिलेटेड है, उसमें लिंग्विस्टिक इंक्लूजन को प्रमोट करा गया है, मतलब आप ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करो जो हर किसी को समझ में आ सके, हर कोई इंसान की लैंग्वेज को आप इन्वॉल्व करके चलो। ओके, सो ये उसके बाद हम आ जाते हैं लैंग्वेज एज डिस्कोर्स के बारे में, लैंग्वेज आइडेंटिटी एंड जेंडर के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे लैंग्वेज एज डिस्कोर्स। तो डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्कोर्स रेफर्स टू द लैंग्वेज बियॉन्ड इंडिविजुअल सेंटेंस। ओके, इट इज़ अ वे ऑफ लैंग्वेज इज यूज इन सोशल, कि कैसे आप अपनी बात को बोल रहे हो, है ना, कैसे आप भाषण दे रहे हो, बेसिकली उसको डिस्कोर्स बोलेंगे, कि आप अपनी लैंग्वेज को सोसाइटी में कल्चर पर्सपेक्टिव से या फिर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट से कैसे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ताकि आप मीनिंग को, पावर को और अपनी आइडेंटिटी को दर्शा सको। सो नॉट जस्ट व्हाट इज सेड, बट हाउ इट इज सेड एंड वाई। तो मतलब डिस्कोर्स में आप ये नहीं देखते कि क्या चीज़ें बोली गई हैं, बल्कि ये चीज़ें देखते हो कि कैसे बोली गई हैं, कितने पावर के साथ बोली गई हैं, या फिर किस आइडेंटिटी को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो वो क्या हो गए, वो आपका डिस्कोर्स हो गया, है ना। जैसे जो गुरु होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो डिफरेंट सेंट्स होते हैं, वो कैसे बात को बोलते हैं अपनी, बिल्कुल डिफरेंट हमारे से, है ना। सो इट इंक्लूड स्पोकन, रिटन, विजुअल एंड सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। तो ये क्या इसमें जो डिस्कोर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि आप कैसे बोल रहे हो, कैसे लिख रहे हो, विजुअली कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी लैंग्वेज को, और सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का मतलब जो नॉन वर्बल है, या फिर आप सिंबल्स के थ्रू, हाथ के थ्रू, आंखों के थ्रू जो बता रहे हो, उनको भी यूज़ करते हैं लैंग्वेज डिस्कोर्स में। सो डिस्कोर्स के बारे में अभी हमने देख लिया कि ये क्या होता है, ये दोबारा से आ गया। सो लैंग्वेज इज डिस्कोर्स मीन्स लैंग्वेज इज नॉट न्यूट्रल, कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज डिस्कोर्स कैसे है, कि लैंग्वेज एक न्यूट्रल नहीं है, ऐसा नहीं कि सभी के लिए सेम है, वो शेप करती है और रिफ्लेक्ट करती है आपकी पावर को, आइडियोलॉजी को और कल्चर को। फॉर एग्जाम्पल, कोई आप बात बोल रहे हो, आप पॉलिटिक्स में हो, तो आपकी जो बात करने का नजरिया होगा, या फिर आपकी जो बात करने का तरीका होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जो टीचर है या फिर जो डॉक्टर है ना। तो डिफरेंट तरह से आप लैंग्वेज का यूज़ करते हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, आपकी कल्चर के अकॉर्डिंग आपकी आइडियोलॉजी क्या है, मतलब आपका पर्सपेक्टिव क्या, आपका नज़रिया क्या है, या आप कितनी पावर शो करना चाह रहे हो अपनी, तो वो लैंग्वेज आपकी दर्शाती है। सो इट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल सी देमसेल्व्स एंड अदर्स। तो ये इन्फ्लुएंस करती है किसको, कि एक इंसान खुद को कैसे देखता है, मतलब वो खुद को कितना पावरफुल महसूस करता है, या फिर सामने वाले इंसान को कैसे परसीव कर रहा है, या फिर उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें देखता है। ओके, सो इट कैन बी यूज टू डोमिनेट, रेजिस्ट, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। तो लैंग्वेज एज अ डिस्कोर्स यूज कर सकते हो आप डोमिनेट करने के लिए, मतलब अपने आप को ऊपर बताने के लिए, किसी चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए कि आप उसके बिल्कुल विरोध में हो। ओके, इंक्लूड करने के लिए, या फिर उसे हटाने के लिए आप लैंग्वेज एज अ डिस्कोर्स का यूज करते हो। ओके, सो लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी क्या होती है, बेसिकली हाउ लैंग्वेज शेप्स आइडेंटिटी, की जो आपकी लैंग्वेज है वो आपकी आइडेंटिटी को, क्योंकि मतलब कैसा आपका व्यक्तित्व है, कैसे आप हो,
उसको आकार देती है। सो लैंग्वेज इज सेंट्रल टू हाउ वी एक्सप्रेस हु वी आर। एक तरह से ये सेंट्रल है, मतलब सबसे पहले आपके खाने पीने से भी पहले आपकी लैंग्वेज के जरिए आपको पहचाना जाता है कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, है ना। सो इंडिविजुअली एंड एज अ पार्ट ऑफ सोशल ग्रुप, कि कैसे आप मतलब आपका इंडिविजुअली क्या आइडेंटिटी है, एज अ सोशल ग्रुप आपकी क्या आइडेंटिटी है ना। तो वो लैंग्वेज डिसाइड करती है आपकी सबसे पहले। सो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, लैंग्वेज इज टाइड टू सेल्फ एक्सप्रेशन, की जो आपकी लैंग्वेज है कैसे आप अपने आप को दर्शा रहे हो उससे बिल्कुल जुड़ी होती है, उससे वो कनेक्ट होती है। सो आपके जो एक्सेंट है, बोलने का तरीका है, वोकैबुलरी है या स्पीच स्टाइल है, वो बताती है कि आप कौन हो, है ना। जैसे मैं यहाँ पे टीचिंग के वर्ड्स यूज करूंगी तो मोस्टली जो लोग हैं वो समझ पाएंगे कि मैं मेरा प्रोफेशन क्या है। या फिर डॉक्टर को देखोगे, या फिर जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, पीसीएम से रिलेटेड है, पीसीबी से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड है, तो आप उसको बता सकते हो उसके वर्ड के यूज करने के तरीके से कि उसके वोकैबुलरी क्या है, वो किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहा है, किस तरह से बोल रहा है। तो आप बता सकते हो, खुद को भी आप बता सकते हो कि आप क्या हो ना। तो हु वी आर वो हमारे एक्सेंट से, हमारी वोकैबुलरी से, हमारी शब्दावली जो होती है और हमारी स्पीच स्टाइल की किस तरह से हम बोल रहे हैं उससे पता चल जाता है। सो पीपल में शिफ्ट लैंग्वेज स्टाइल्स डिपेंडिंग ऑन कंटेक्स्ट, कोड स्विचिंग, कि पीपल क्या मतलब जो लोग हैं अपनी लैंग्वेज को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आज हिंदी बोल रहे हैं, फिर अगर अब वो दूसरी कंट्री में जाएंगे, है ना, फॉरेन जाएंगे, तो वो डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ करने लग जाएंगे, या फिर उन्हें फ्रेंच आ जाते हैं, वो फ्रेंच का यूज़ कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके कॉन्टेक्स्ट पे, आपके नज़रिए पे। जैसे आप हरियाणवी बोलोगे किसके साथ, अपने जो हरियाणा के लोग हैं उनके साथ हरियाणवी बोल सकते हो, बट जो राजस्थान के लोग हैं या फिर जो तमिल के लोग हैं, है ना, तमिलनाडु के लोग हैं, उनके साथ आप हरियाणवी थोड़ी बोल सकते हो। तो उसको बोलते हैं कोड स्विचिंग, कि आप अपने आप की लैंग्वेज को चेंज कर लेते हो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव, या फिर जो उस साइड का जो संदर्भ है उसके थ्रू। ओके, सो उसके बाद है ग्रुप आइडेंटिटी। तो ग्रुप आइडेंटिटी क्या होती है? लैंग्वेज सिग्नल्स बिलोंगिंग टू अ रीजन, रिलीजन, नेशन, एथनिसिटी और क्लास, कि आपकी जो लैंग्वेज है दर्शाती है कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, कौन सा रिलीजन है आपका। जैसे आप हर चीज़ में आप भगवान का इस्तेमाल करोगे, हे भगवान, ये वो ऐसे करके बात करोगे, तो आपकी रिलीजन को भी डिसाइड कर लिया जाता है। अल्लाह का यूज़ करोगे, फादर का यूज़ करोगे, तो डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट तरीके से बोला जाता है, गॉड गॉड को भी, है ना। सो रिलीजन को, आपके नेशन को भी पहचाना जा सकता है आपकी किसकी वजह से, आपकी लैंग्वेज की वजह से। तो लैंग्वेज ग्रुप आइडेंटिटी का भी रोल प्ले करता है। ओके, आपकी एथनिसिटी को, आपकी क्लास को। जैसे स्पीकिंग हिंदी इन नॉर्थ इंडिया, कि आप हिंदी बोल रहे हो नॉर्थ इंडिया में, तो मतलब आप नॉर्थ इंडिया से आते हो, आपको बोल दिया जाएगा। अगर आप तमिल बोल रहे हो तो आपको साउथ इंडिया से बोल दिया जाएगा। तो वो आपकी क्या है, वो ग्रुप आइडेंटिटी है आपकी। सो मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स ऑफन यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस टू एक्सप्रेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी। जो मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स होते हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज कर पाते हैं, बोल सकते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो वो अपनी लैंग्वेजेस को यूज करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। जैसे अगर वो स्पेन में चले गए हैं तो वो स्पेनिश बोलेंगे, अगर वो फ्रांस में चले गए तो वो फ्रेंच बोलेंगे, या फिर जहाँ पे भी फ्रेंच बोली जाती है वहाँ पे वो फ्रांस बोलेंगे। ओके, और फ्रेंच बोलेंगे, सॉरी, और ओके। और फिर अगर वो यूके में चले गए या यूएस में चले गए तो वो इंग्लिश बोलेंगे। तो मल्टीलिंगुअल जो स्पीकर्स होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं डिफरेंट एरियाज में जा करके। फिर आ जाता है सोशल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। क्या होती है? द वे पीपल लेबल अदर बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कि एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे दर्शा रहा है या फिर उसको क्या समझ रहा है, उसके मन में क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको लेकर के, उसकी लैंग्वेज के बेस पे। जैसे उसके एक्सेंट पे, जैसे कोई हरियाणवी बोलेगा तो उसके एक्सेंट से ही समझ लेंगे और हम बता सकते हैं कि वो हरियाणवी है। उसके डायलेक्ट से, उसकी फ्लुएंसी से कैन रिफ्लेक्ट बायस और प्रेजुडिस, है ना, कि आप उसके मतलब आप वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, किस चीज़ को नहीं देता है, किस चीज़ से नकारता है बिल्कुल ही, तो उसको हम दर्शा सकते हैं अपने सोशल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ लैंग्वेज से। सो एग्जाम्पल क्या है? जजिंग रूरल डायलेक्ट्स एज लेस एजुकेटेड, कि हम क्या कर लेते हैं, जो रूरल डायलेक्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो हरियाणवी का या राजस्थानी का, जो रूरल डायलेक्ट को, जो गांव के जो डायलेक्ट्स हैं उनको यूज़ करें, तो उसको मोस्टली लोग जो होते हैं, जो शहरी लोग होते हैं, वो उसको लेस एजुकेटेड मान लेते हैं। ओके, तो एक तरह से हमने लेबल कर रखा है ऐसे कि जो लेस एजुकेटेड है तो मतलब वो रूरल डायलेक्ट बोलेंगे, और अगर अच्छे एजुकेटेड है तो वो जो नॉर्मल लैंग्वेज बोली जाती है उस तरह से बोलेंगे। ओके, सो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज अ लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी। लैंग्वेज आपके कल्चर को कैसे दर्शाता है? सो इंडिजीनियस एंड माइनॉरिटी लैंग्वेजेस आर डीपली टाइड टू हेरिटेज, आपकी जो विरासत है, आपके ट्रेडिशंस हैं, तौर तरीके, आप किस तरह से कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, किस चीज़ों को मानते हो, और आपका संसार को देखने का क्या नज़रिया है। तो आपकी जो इंडिजीनियस और माइनॉरिटी लैंग्वेज वो कनेक्टेड होती हैं आपके इन सब चीज़ों से।
ओके, इंडिजिनियस और माइनॉरिटी लैंग्वेज क्या है? जो आपकी मातृभाषा आप बोल सकते हो, या फिर जो यहीं के जो नेटिव लोग हैं उनके द्वारा, जो बहुत पुराने लोग हैं, आदि मानव जिन्हें बोल सकते हो, फिर ट्राइबल बोल सकते हो, ट्राइब ग्रुप जो होते हैं वो जो बोलते हैं वो आपके कल्चर को दर्शाते हैं। सो लॉस ऑफ लैंग्वेज इज इक्वल टू लॉस ऑफ कल्चर आइडेंटिटी। अगर किसी लैंग्वेज का जो मतलब अगर कोई लैंग्वेज खत्म हो जाती है तो मतलब उधर की जो कल्चरल आइडेंटिटी है वही खत्म हो गई, है ना। तो कल्चरल आइडेंटिटी, आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है या फिर आइडेंटिटी है आपकी, वो खत्म हो जाती है। सो रिवाइविंग एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस अ वे टू रिक्लेमिंग आइडेंटिटी एंड डिग्निटी, कि अगर आप ये जो एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस जो खत्म होने वाली हैं उनको अगर आपको रिवाइव करना है, दोबारा से दर्शाना है, दोबारा से लेकर के आना है, तो उससे आपकी आइडेंटिटी भी रिक्लेम हो जाएगी, मतलब आप अपनी आइडेंटिटी को भी मेंटेन करके चल सकोगे, प्रिजर्व करके चल सकोगे, और डिग्निटी के साथ। ओके, सो उसके बाद है लैंग्वेज एंड जेंडर। सो जेंडर नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज रिफ्लेक्ट एंड रीइंफोर्स जेंडर रोल्स, कि आप जो बोलते हो वो आपका जेंडर रोल भी दर्शाती है, स्टीरियोटाइप्स भी दर्शाती है, आपकी इनइक्वालिटीज़ को भी दर्शाती है, कि किस चीज़ों को, जैसे कि लड़कियों को बोल दिया जाता है कि वो मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकते, मैथ्स में वो अच्छे से नहीं कर सकते, फिर साइंस में नहीं कर सकते, है ना। या फिर लड़कियों के लिए क्या बोलते हैं, मैं करती हूँ, और लड़का क्या बोलता है, मैं करता हूँ, है ना। तो एक तरह से चेंज हो गया, लैंग्वेज में चेंज हो गया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर इन लैंग्वेज, जैसे कि यूज ऑफ मैस्कुलिन जेनरिक्स, तो आप मैस्कुलिन जो मेल से रिलेटेड है उनको ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे मैन काइंड यूज़ कर दिया, इनविजिबलाइज वुमेन एंड अदर जेंडर। तो इससे क्या हो गया, जो मैन है उसी पे ही फोकस करा जा रहा है, विमेन पे या फिर दूसरे जेंडर्स पे फोकस नहीं करा जा रहा है। सो टाइटल्स लाइक मिस्टर वर्सेस मिस या फिर मिसेस, तो मिस्टर किसके लिए, मैन के लिए, मिस और मिसेस किसके लिए, वुमेन के लिए। तो ये हमें मैरिटल स्टेटस दिखाता है, मतलब जो मैरिटल स्टेटस है वो सिर्फ वुमेन के लिए बना है, मैन के लिए नहीं बना। मैन अगर मैरिड, उसकी मैरिज हुई है तो भी वो मिस्टर लगाएगा, नहीं हुई है तो भी मिस्टर लगाएगा। बट अगर लड़कियों की मैरिज हो चुकी है तो वो नहीं हुई है तो मिस लगाएगी, और अगर हो गई है शादी तो मतलब वो मिसेस लगाएगी। बट ये भी अब हटा दिया गया, अब मिस ही लगाते हैं। ओके, सो उसके बाद है स्टीरियोटिपिकल एक्सप्रेशन, जैसे बॉयज डोंट क्राई, जैसे हमारी रूढ़िवादी सोच बनी हुई है कि जो लड़के हैं वो रोते नहीं हैं, और लड़कियां बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इमोशनली सेंसिटिव होती है बहुत ज़्यादा। तो गर्ल्स को बोल देते हैं कि क्या तुम लड़कियों की तरह, सॉरी बॉयज़ को बोल देते हैं कि क्या तुम लड़कियों की तरह रोते हो। तो एक तरह से लड़कियों को यहाँ पे नेगेटिवली यूज़ करा जा रहा है कि लड़कियाँ ही रोती है, लड़के नहीं रोते। ओके, तो स्टीरियोटाइपिकल एक्सप्रेशन के लिए भी आप यूज़ करते हो लैंग्वेज का। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ द लैंग्वेज एंड जेंडर में बी पार्ट, दैट इज डिफरेंसेस इन जेंडर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल। तो अकॉर्डिंग टू स्टडीज इन सोशल लिंग्विस्टिक लाइक डेबोरा टैनन, तो डेबोरा टैनन जो सोशल लिंग्विस्टिक्स थे, इन्होंने बोला था लैंग्वेज के बारे में कि जो विमेंस की लैंग्वेज जो होती है वो पोलाइट होती है, बहुत एक तरह से आप सहन कर सकते हो, बहुत विनम्र तरीके से बोलते हैं, वो इनडायरेक्ट बोलती हैं, डायरेक्टली अपनी बात को पेश नहीं कर पाती हैं, शाइनेस के जरिए, फिर जो भी रीज़न है उनका XYZ, कोऑपरेटिव होती हैं और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करती हैं विमेन एज कम्पेयर टू मैन। और मैन की लैंग्वेज कैसे होती है, हार्श बहुत ज़्यादा होती है, असर्टिव बहुत ज़्यादा होती है, डायरेक्ट होती है और कॉम्पिटिटिव होती है, कि वो बिल्कुल हार्श तरीके से ज़्यादा बोलते हैं। ओके, सो दीज आर जनरलाइजेशन, मॉडर्न व्यू सी दीज एज सोशली कंस्ट्रक्टेड रादर देन बायोलॉजिकल फिक्स्ड, कि एक तरह से जनरलाइजेशन बनाए गए हैं, मतलब लोगों ने ही अपनी थ्योरीज बनाई हुई है कि ऐसे ऐसे बोला जाता है, विमेन ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, मैन ऐसे यूज़ करते हैं। तो आज के टाइम में देखा जाता है कि बायोलॉजिकल फिक्स नहीं है, ये पहले से ही नहीं आते, इसको आप निर्माण कर सकते हो, सोसाइटी ने आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि लड़कियों को बिल्कुल शांत तरीके से बोलना है, लड़कों को चिल्ला करके और धमका करके ऐसे बोलना है। तो वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ना कि बायोलॉजिकली फिक्स्ड है, कि ज़रूरी नहीं है, आप चेंज भी कर सकते हो, लड़कियां भी जोर से चिल्ला सकती हैं, ओके, और लड़के भी शांति से बोल सकते हैं। तो वो हमारी सोसाइटी ने हमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, सोसाइटी से मिली हैं। तो नेक्स्ट इज अ लैंग्वेज एंड पावर डायनामिक्स। सो इन मिक्स्ड जेंडर conversation, man may dominate talk time, interrupt more or dismiss women's input, that is men's planning, okay, planning, sorry। सो इसमें क्या दिया हुआ है कि मिक्स जेंडर कन्वर्सेशन में जब लड़के लड़की आपस में या फिर जो डिफरेंट जेंडर्स हैं वो बात कर रहे होते हैं, तो मैन को ज़्यादा डोमिनेट कर दिया जाता है, मैन का टॉक टाइम ज़्यादा होता है, कि वो ज़्यादा बोल सकते हैं, वो इंटरप्ट ज़्यादा कर सकते हैं, और जो विमेन बोल रही हैं जो उनको उसको वो डिसमिस कर सकते हैं। सो जेंडर्ड लैंग्वेज पैटर्न्स इन इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट एंड सस्टेन पैट्रियार्की। तो आप किस तरीके से क्या पैटर्न किस तरह से यूज़ कर रहे हो, तो वो एक तरह से पैट्रियार्की फॉर्म में बना हुआ है ना। तो जेंडर लैंग्वेज पैटर्न इन इंस्टीट्यूशन रिफ्लेक्ट एंड सस्टेन पैट्रियार्की, ये जो पितरात्मक सत्ता है हमारी उसको दर्शाता है, हमारी जो जिस तरह से हम बोल रहे हैं, ये जो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो वो हमारी पैट्रियार्की को दर्शाती हैं।
ठीक है। सो नेक्स्ट इज द इंक्लूसिव एंड नॉन बाइनरी लैंग्वेज, सो रिकॉग्नाइजिंग जेंडर बियॉन्ड मेल एंड फीमेल। मतलब अब क्या आ चुका है, इंक्लूसिव और नॉन बाइनरी लैंग्वेज का यूज ज़्यादा करने लग गए हैं। मतलब अब मेल और फीमेल नहीं, आप जेंडर को और भी वास्ट बना दिया गया है, मतलब यूज ऑफ दे या दैम, ना कि ही या शी। ओके, या फिर जेंडर न्यूट्रल टर्म्स का यूज कर दिया गया है। मतलब जैसे स्पोर्ट्स पर्सन मैंने बताया था ना, स्पोर्ट्स मैन होता था पहले, तो अब क्या कर दिया गया, स्पोर्ट्स पर्सन कर दिया गया है। पुलिस मैन बोला जाता था, अब पुलिस पर्सन बोल सकते हो आप, है ना। सो अवॉइडिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस मैन की जगह पुलिस ऑफिसर बोला जाता है। सो अवॉइडिंग एजम्पशंस अबाउट रोल्स, की पुलिस ऑफिसर बोलोगे ना कि पुलिस मैन बोलोगे। ओके, सो उसके बाद है क्लासरूम एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इनकी, तो क्रिएटिंग इंक्लूसिव डिस्कोर्स प्रैक्टिसेस, कि कैसे आप एक अच्छा भाषण दे करके, अच्छी चीज़ें बता करके इंक्लूसिविटी को कैसे प्रमोट कर सकते हो, समावेशिता को कैसे प्रमोट कर सकते हो। तो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ करो, टेक्स्ट बुक में भी, टीचिंग में भी और एग्जाम्पल्स में भी। जैसे टीचिंग में हम ज़्यादा लड़कियों का नाम लेते हैं, अगर डॉक्टर की बात आ जाए, अगर इंजीनियर की बात आ जाए, तो वहाँ पे हम लड़कों का नाम ज़्यादा लेंगे। तो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज आप यूज़ करो, टेक्स्ट बुक में भी, टीचिंग में भी और एग्जाम्पल्स में भी। एनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन डिस्कशन, कि आप इक्वल पार्टिसिपेशन मतलब लड़कियों को भी पार्टिसिपेट कराओ, कि वो भी बोले और लड़के भी पार्टिसिपेट करें, सब अपनी बारी आने का वेट करें। मॉनिटर इफ बॉय डोमिनेट, कि अगर आपको लगता है कि वहाँ पे बॉय डोमिनेट कर रहा है, उसका ज़्यादा रूल चल रहा है, तो आप उसको मॉनिटर करो, है ना, उसको देखो कि क्यों कर रहा है ये, तो सबको इक्वल टाइम प्रोवाइड करो। इंक्लूड लिटरेचर एंड स्टोरीज फ्रॉम डाइवर्स जेंडर, कि आप सिर्फ मैन की गाथाओं के बारे में, जो आदमी थे उनकी गाथाओं के बारे में ना बता करके, आप विमेन के जो रोल्स रहे हैं हिस्ट्री में, हमारे इंडिपेंडेंस में, हमारे रिवॉल्यूशन में ना, तो ये सारी चीज़ें आप किसकी, विमेन की भी यूज़ करोगे, रीजन्स की और आइडेंटिटीज़ की। सो टीच स्टूडेंट्स अबाउट कोड स्विचिंग, कि वो कोड स्विच कैसे कर सकते हैं, जैसे आज वो हिंदी बोले तो डिफरेंट एरिया में जाके वो इंग्लिश कैसे बोलेंगे, तो कोड स्विच के बारे में, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में भी उन्हें सिखाओ। डायलेक्ट की रिस्पेक्ट करो, है ना, जो बोलियाँ होती हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, और लैंग्वेज बाइसेस नहीं होने चाहिए, उनके बारे में बच्चों को बताओ। ठीक है। सो इसके बाद है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, लैंग्वेज पावर एंड डिस्कोर्स क्या है। सो लैंग्वेज इज अ साइट ऑफ स्ट्रगल, एक तरह से लैंग्वेज को एक स्ट्रगल का तरीका माना गया है, कि आप लैंग्वेज में भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलता है। जैसे अभी चल रहा है, जो आप साउथ में देखोगे, तो मुंबई, महाराष्ट्र, इन सब जगह पे अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो उसे मार पीट दिया जाता है ना। हिंदी या इंग्लिश का यूज़ कर रहा है, हिंदी का स्पेशली यूज़ कर रहा है, तो उनको अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं तभी ठीक है, तभी उनको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो लैंग्वेज भी एक तरह से साइट है स्ट्रगल का। सो हु गेट्स टू स्पीक, हुज वॉइस इज हियर्ड एंड हुज लैंग्वेज इज स्टैंडर्ड, कि मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, कि किसकी बात सुनी जाएगी, है ना, किसको मौका मिलेगा बोलने का, और लैंग्वेज का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि ये लैंग्वेज आपको यूज करनी है, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया। सो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस स्टडीज हाउ लैंग्वेज इज यूज टू मेंटेन और चैलेंज पावर। जो CDA है, दैट इज क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ये स्टडी करता है कि लैंग्वेज को कैसे यूज करते हैं, क्या करने में, मेंटेन करने में, या फिर पावर को चैलेंज करने में, कि कोई जैसे मैन को ज़्यादा डोमिनेट कर लिया जा रहा है, तो विमेन लैंग्वेज के जरिए ही उस पावर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेस कर सकती हैं, या फिर सप्रेस कर सकती हैं, और अपनी आवाज़ भी उठा सकती हैं, अपनी पावर भी शो कर सकते हैं लैंग्वेज के जरिए। तो किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, या फिर किसी चीज़ को चैलेंज करने के लिए आप लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, तो उसी को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। उसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे पॉलिटिकल स्पीचेस फ्रेमिंग माइग्रेंट्स एज इलीगल्स क्रिएट्स फियर एंड डिवीजन, कि जो पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं, जो नेता जो स्पीच देते हैं, वो माइग्रेंट्स को क्या बोल देते हैं, इलीगल बोल देते हैं, कि वो इलीगल है, ताकि उनके मन में डर पैदा हो जाए, जो माइग्रेंट्स हैं वो डर पैदा हो जाए, और फिर वो अलग तरीके से आए, फिर वो, है ना। सो ये मीडिया यूजिंग टर्म्स लाइक करियर वुमेन नोट कैरियर मैन, तो मतलब करियर वुमेन यूज करते हैं, मैन का यूज नहीं करते, जिससे हमें जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है, कि हर जगह पे ये जो बायसनेस है, मतलब डिफ्रेंशिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो यूज होता है। सो ये हो गया ये टॉपिक। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द रिकमेंडेशन सजेशंस ऑफ वेरियस कमिटीज, कमीशंस एंड पॉलिसीज ऑन टीचिंग लर्निंग द लैंग्वेज इन स्कूल एजुकेशन। तो ये क्या है, रिकमेंडेशन सजेशन ऑफ वेरियस कमिटीज़ के बारे में। तो जो कमिटीज़ ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे लैंग्वेज के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसके हाई चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं। सो इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 सबसे पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में, लैंग्वेज के बारे में बात की थी इन्होंने, दैट इज कोठारी कमीशन। तो इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था।
थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था जो अभी भी चला रहा है, आप एनईपी में भी देखोगे 2020 वाली, उसमें भी देखोगे तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का ही यूज होता है। सो सबसे पहला जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी आपकी वो मदर टंग में पढ़ाई जाएगी, मतलब प्री प्राइमरी स्टेज में या फिर प्राइमरी स्टेज में बच्चों को कोई भी भाषा आप इम्पोज नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, वो जिस भाषा में बोलना या सीखना चाह रहे हैं उसी भाषा में टीचर उन्हें सिखाएगी, मतलब उनकी मातृभाषा में या फिर उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें। फिर है हिंदी, अगर कोई नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती तो आपकी दूसरी लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी होगी, है ना। और अ मॉडर्न लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, अगर जहाँ पे हिंदी बोलते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश हो सकती है वो, ओके। और मतलब सेकंड नंबर पे हिंदी होनी चाहिए, जिसकी किसके लिए, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, और जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनके लिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। इंग्लिश एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज एंड फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, और जो लास्ट है थर्ड लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो आनी चाहिए आपको, वो एक तरह से लाइब्रेरी लैंग्वेज है आपकी, मतलब जो हर जगह पे यूज हो रही है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, हर जगह पे। और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए आप इंग्लिश का ही यूज करोगे, जरूरी नहीं है कि आपको फ्रेंच या फिर आपको स्पेनिश आनी चाहिए। इंग्लिश एक तरह से स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई हुई है कि हर जगह पे इंग्लिश जरूर यूज होगी आपके ऑफिशियल वर्क में, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, सब में। सो एम्फोसाइज द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग इन ऑल लैंग्वेज टोड, कि इसमें जो कोठारी कमीशन था उसमें इन्होंने एम्फोसाइज किया था, जोर दिया था कि रीडिंग पे भी ध्यान दिया जाए बच्चों की, राइटिंग पे भी, स्पीकिंग पे भी और लिसनिंग स्किल्स पे भी, है ना। जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, जो भी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, उसके हर एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाए टीचर के द्वारा। सजेस्टेड प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक, कि ऐसी टेक्स्ट बुक आप प्रोड्यूस करो और ऐसी लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल यूज करो जो इंडियन लैंग्वेजेस में यूज होते हैं, है ना। तो हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक और लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल्स का यूज करो इंडियन लैंग्वेजेस में। तो उसके बाद है NPE, दैट इज 1986, उसके बाद वो थोड़ा उसमें चेंजमेंट आ गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन बन गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है, 1992 में। तो इन्होंने भी बात करी थी लैंग्वेज के ऊपर, तो इन्होंने रीअफर्म द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, कि इन्होंने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को दोबारा से ध्यान में लाया था लोगों के। मदर टंग टू बी यूज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी लेवल, कि प्राइमरी लेवल पे आप मदर टंग का ही यूज करोगे, मातृभाषा का यूज करोगे। एनकरेज अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट थ्रू मीनिंगफुल एंड एंजॉयबल एक्टिविटीज इन लैंग्वेज लर्निंग, कि जब आप बच्चों को लैंग्वेज लर्निंग करा रहे हो तो आप ऐसे ही बस उनको किताबी ज्ञान ना देके उनको एक्टिविटीज के जरिए, उनको एक तरह से मीनिंगफुल और एंजॉयबल एक्टिविटीज के थ्रू आप बताओगे लैंग्वेज के बारे में, ओके। प्रोमोटेड बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल कॉम्पिटेंस अमंग लर्नर, कि आप बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल कॉम्पिटेंस, मतलब निपुणता को यूज करो लर्नर्स के बीच में, ताकि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज कर सके, प्रमोट कर सके। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन कल्चरल आइडेंटिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, तो आप क्या रिकॉग्नाइज करोगे कि लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, लिटरेचर की, आपके साहित्य की क्या इंपॉर्टेंस है, उन चीज़ों को आप दर्शाओगे। ऐसा NPE 1986 में बोला गया था कि लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी नेशनल आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, सबके साथ जुड़े रहने के लिए, उसको आपको बच्चों को भी बताना है, उनको दर्शाना है, ओके। फिर आ जाता है NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसमें भी किस पे फोकस करा था, सबसे पहले तो मल्टीलिंगुअलिज्म पे, मतलब आप बोल सकते हो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला पे भी एम्फोसिस किया था इन्होंने। एडवोकेटेड फॉर द लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच, लैंग्वेज शुड बी यूज्ड एज अ टूल फॉर लर्निंग ऑल सब्जेक्ट, तो लैंग्वेज को एक तरह से टूल माना गया, है ना, किसके लिए, कि हर सब्जेक्ट को कैसे लर्न करेंगे, तो उसके लिए आपको प्रॉपर लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको ओरिजिनल लैंग्वेज या आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए आपको, ओके। एनकरेज कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड लर्नर सेंटर पेडागोजी इन लैंग्वेज क्लासरूम, कि आप कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को यूज करो, मतलब बच्चों के अंदर सिखाओ, आप एक्टिविटीज करके सिखाओ, बच्चे खुद निर्माण कर सके अपनी नॉलेज का। लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी का यूज करो, मतलब जिस तरह से आप पढ़ा रहे हो एज अ टीचर, वो चाइल्ड को सेंटर्ड में रखते हुए, मतलब चाइल्ड को एक्टिविटीज करा करके, उनकी क्षमताओं को देख करके आपको पढ़ाना है, ओके। एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग ऑल फोर लैंग्वेज स्किल्स, की एम्फोसाइज करा गया कि आपको हर स्किल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज अ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ओके। कि आपको लिसनिंग, मतलब जो आप लैंग्वेज आप बोलते हो, जो आप लैंग्वेज सुनते हो, उसके बारे में आपको समझ में भी आना चाहिए, स्पीक आप बोल भी सको, रीड भी कर सको और लिख भी सको। सो कॉल्ड फॉर कॉन्टेक्चुअलाइज एंड इंक्लूसिव कंटेंट दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड सोशो कल्चरल बैकग्राउंड, तो यहाँ पे बोला गया कि इंक्लूसिव कंटेंट होना चाहिए, ना कि, मतलब इंक्लूसिव कंटेंट होना चाहिए जो हर इंसान के दैट सोशल कल्चर बैकग्राउंड को दर्शाता हो, ओके, रिफ्लेक्ट करता हो, ऐसी आपकी टेक्स्ट बुक वगैरह होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है NCFFS, ठीक है। NCFFS क्या है,
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज दैट इज इन 2022। तो इन्होंने एनईपी 2020 के दैट इज फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी गोल पे फोकस करा। मतलब बच्चों को शुरुआती दौर में ही आप उनको जो बेसिक एजुकेशन है वो प्रोवाइड करो, प्लस माइनस के बारे में उन्हें पता हो, उन्हें रीडिंग आती हो, उन्हें राइटिंग आती हो, उन्हें बोलना भी आता हो। सो लैंग्वेज लर्निंग शुड बी प्ले बेस्ड, कि जो आप पढ़ाओगे वो प्ले बेस्ड होनी चाहिए, स्टोरी बेस्ड होनी चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए अर्ली ईयर्स में, मतलब 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए। मदर टंग में आप पढ़ाओगे और होम लैंग्वेज में, मतलब उनकी क्षेत्रीय भाषा में आप पढ़ाना, ताकि उनकी जो फाउंडेशनल लिटरेसी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि जो शुरुआती दौर हैं बच्चों के वो उन्हें अच्छे से समझ के पढ़ सके, उन्हें समझ के कर सके। एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, लैंग्वेज को बोल नहीं पाते अच्छी तरह से तरीके से, तो इम्पोर्टेंस समझाओ आप इस चीज़ की भी, कि ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब उनको रीडिंग और राइटिंग कराने से पहले आप उन्हें बोलना सिखाओ सबसे पहले। ओके, सो उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज अ NEP 2020। तो NEP 2020 में क्या हुआ है, इन्होंने फोकस करा था, इन्होंने एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल सजेशन, जो पहले की इतने सारे सजेशन अलग अलग जगह दिए हुए थे, उनमें से जो भी अच्छी चीज़ें थी वो NEP में उठा करके रख दी गई हैं, और वो फोकस करते हैं मदर टंग और होम लैंग्वेज होनी चाहिए, मदर दैट इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू द ग्रेड 5, की 5 5th क्लास तक, या फिर जहाँ पर ज़रूरी है 8th क्लास तक, वहाँ तक आप मदर टंग या फिर होम लैंग्वेज में ही बच्चों को पढ़ाओगे। एम्फोसिस करा गया, ध्यान दिया गया एफएलएन पे, दैट इज अ फाउंडेशन लिटरेसी थ्रू निपुण भारत मिशन, की निपुण भारत मिशन था जो हमारी गवर्नमेंट का, मोदी फिर आप बोल सकते बीजेपी गवर्नमेंट का, उन्होंने फाउंडेशनल लिटरेसी पे फोकस करा गया, वो किसके थ्रू, मदर टंग के थ्रू। ओके, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को प्रमोट करा, जो कोठारी कमीशन ने सबसे पहले दिया था, है ना। सो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कि एटलीस्ट 2 लैंग्वेज नेटिव टू इंडिया शुड बी लर्न बाय एवरी चाइल्ड, कि एटलीस्ट 2 लैंग्वेज तो आनी चाहिए बच्चों को, हर बच्चे को, जो जैसे अगर हिंदी है तो हिंदी, और उनकी जो मातृभाषा है वो भी। ओके, सो एनकरेज टीचिंग क्लासिकल एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, कि बच्चों को और जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनकी जो इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं वो भी पढ़ाई जाए, और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली लैंग्वेज एक्सपोजर एंड जॉयफुल लर्निंग, की इंपॉर्टेंस हो किसकी, आप किस पे फोकस करो, कि बच्चों को प्ले वे एक्टिविटीज के थ्रू आप सिखाओ, ना कि उन पे प्रेशर दे करके। ठीक है, जॉयफुल लर्निंग कराओ। यूजफुल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स फॉर मल्टीलिंगुअल कंटेंट डिलीवरी, कि आप क्या यूज करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, डिजिटल टूल्स का यूज करो मल्टीलिंगुअल कंटेंट डिलीवरी करने में। मतलब आप क्या कर सकते हो, जैसे डियोलिंगो एक ऐप है, जहाँ पे आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीख सकते हो प्ले वे बेस्ड के थ्रू, या फिर प्ले वे मेथड के थ्रू, बहुत आसानी से, है ना। आपको वहाँ पे क्विज मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे एमसीक्यूज टाइप के मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस को आप सीख सकते हो। सो इस तरह से आपकी लैंग्वेज लर्निंग होनी चाहिए। उसके बाद निपुण भारत मिशन फॉर फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो हमने देखा था अभी, तो इसका फोकस क्या था, कि बच्चों को फोनेमिक अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब वो वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट इकाई है जो दैट इज किसी भी साउंड की, उसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओरल लैंग्वेज वोकैबुलरी पे और प्रिंट अवेयरनेस पे, कि कैसे वो लिख रहे हैं, उनके बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए अर्ली ग्रेड्स में। लोकल लैंग्वेज का यूज करना और कल्चर का टू मेक लैंग्वेज लर्निंग रिलेटेबल एंड इंक्लूसिव, कि टीचर क्या करे, जो दैट इज रीजनल लैंग्वेज है उसका यूज करके बच्चों को पढ़ाए। तो सब में एक ही बात बोली गई है बेसिकली। एम्फोसाइज इंटरैक्टिव रीड अलाउड्स, की बच्चों को बोले कि आप तेज बोल बोल कर पढ़ो शुरुआती दौर में, स्टोरी टेलिंग के थ्रू और राइम्स के थ्रू और सॉन्ग्स के जरिए बच्चों को सिखाया जाए। ठीक है, फिर RT एक्ट दैट इज 2009 लैंग्वेज रिलेटेड प्रोविजन क्या थे, जैसे सेक्शन 29 2F में बोला क्या था, कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन द चाइल्ड्स मदर टंग एज फार एज प्रैक्टिकेबल, कि जहाँ तक आप कर सकते हो, जहाँ तक आपको सही लगता है, वहाँ तक आपको बच्चों को मदर टंग में ही पढ़ाना है, उनकी रीजनल लैंग्वेज में, उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना है। और चाइल्ड फ्रेंडली और इंक्लूसिव पेडागोजी का यूज करो आप, कि जिस तरह से टीचर पढ़ाएगी वो एक तरह से इंक्लूसिव पेडागोजी को प्रमोट करो, वहाँ पे सभी बच्चों को सुना जाए, उनका पार्टिसिपेशन हो, स्पेशली फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। ओके, कि जो फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो किसी बीमारी से या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है, उनके लिए आप ऐसा एनवायरनमेंट तो जरूर क्रिएट करो जहाँ पे वो बहुत आसानी से सीख पाए।
ओके। सो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन, दैट इज एनसीएफ 2023 जो ड्राफ्ट में है अभी। तो बेसिकली की हाईलाइट क्या है इसकी, रीअफर्म मल्टीलिंगुअलिज्म। इन्होंने भी मल्टीलिंगुअलिज्म को फोकस करा कि आपको एक से ज्यादा लैंग्वेज, मतलब दो से ज्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए, मदर टंग इंस्ट्रक्शन एंड वैल्यू ऑफ इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कि आप किसी भी लैंग्वेज को बिल्कुल छोटा ना दिखाओ, इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस है तो आप उनको अपना प्राइड मानो। ओके, सो लैंग्वेज एजुकेशन शुड अनेबल लैंग्वेज अप्रिसिएशन। तो आपकी लैंग्वेज एजुकेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए कि वो हर तरह की लैंग्वेज को अप्रिशिएट करे, इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़े आपकी, और अफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, कि आप डिफरेंट अगर रीजन में जाओगे तो वहाँ पे आप उनके वर्ड्स के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में जानते होंगे, तो उससे एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा कि आप बातों को समझ पाओगे। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, की सबसे ज़्यादा फोकस किस पे क्या करा गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे, कि आपको उनके बारे में फुल नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करा गया। लिटरेसी रिच एनवायरमेंट पर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस पे, है ना, कि सभी बच्चों को इंक्लूड करके सिखाया जा सके। सो यूनिवर्सलिटी ऑफ लैंग्वेजेस क्या है बेसिकली, सो इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सलिटी ऑफ लैंग्वेज मतलब द यूनिवर्सलिटी ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन सोसाइटीज पोजेस एंड यूज लैंग्वेज। यूनिवर्सलिटी ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या है कि एक आइडिया जहाँ से ये दिखता है कि दैट ऑल ह्यूमन सोसाइटी पजेस एंड यूज लैंग्वेज, की हर इंसान क्या है, जो भी इस धरती पर जो भी इंसान है वो कोई ना कोई लैंग्वेज को तो यूज करता है। एंड दैट ऑल लैंग्वेजेस डिस्पाइट द डाइवर्सिटी शेयर कॉमन फीचर, की सब में कोई ना कोई कॉमन फीचर जरूर है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सब लैंग्वेज में एक तरह से बोले जाते हैं, सब नहीं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में उनके फंक्शंस भी एक तरह से हैं। और लैंग्वेजेस यूनिवर्सल टू ह्यूमन स्पीसीज, कि लैंग्वेज ह्यूमन स्पीसीज के ही यूनिवर्सल है, मतलब हर इंसान किसी न किसी वे में अपनी लैंग्वेज में कोई ना कोई, मतलब उसी बात को अलग अलग तरह से दर्शाता है, तो वो उसका यूनिवर्सलिटी ऑफ लैंग्वेज हो गया। सो एवरी ह्यूमन हैज़ सम फॉर्म ऑफ स्पोकन और साइंड लैंग्वेज, कि हर इंसान के पास कोई उनकी जो बोली होती है जिससे वो बोल सके या फिर दर्शा सके अपनी बात को, वो होती है, रिटन लैंग्वेज होती है। Children across the world acquire language in similar stages regardless of culture and लोकेशन। तो बच्चे जो हैं वर्ल्ड में चाहे किसी भी जगह पे हो, वो क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं लैंग्वेजेस को सिमिलर स्टेजेस में। जैसे एक्वायर बच्चे कब कर सकते हैं, जब वो छोटे होते हैं, ऐसा नहीं कि आप उनको 18-19 साल में लैंग्वेज एक्वायर करना सिखा रहे हो ना, तो वो तो लर्निंग हो जाएगी। सो उनके कल्चर या लोकेशन जो भी है वो बच्चे एक्वायर करना सीखते हैं, तो वो एक तरह से यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया या यूनिवर्सल प्रिंसिपल हो गया लैंग्वेज को सीखने का। लैंग्वेज इज अ बायोलॉजिकल एंड कोग्निटिव कैपेसिटी दैट इज इनेट टू ऑल ह्यूमन, कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि सभी को आती है, सभी के जो भी ह्यूमन है सभी को किसी ना किसी तरह से अपनी बात बोलनी आती है। सो नो ह्यूमन सोसाइटी एग्जिस्ट विदाउट लैंग्वेज, की कोई भी ह्यूमन सोसाइटी ऐसे, कोई भी मानव ऐसा नहीं है जहाँ पे लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती हो। ओके, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज यूनिवर्सलिटी। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो सबसे पहले तो हर सोसाइटी में, चाहे वो ट्राइबल हो, अर्बन हो, रूरल हो, एंशिएंट हो या मॉडर्न हो, हर जगह लैंग्वेज प्रेजेंट है। तो वो कोई और कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, साइन लैंग्वेज जैसे इंडियन साइन लैंग्वेज जो आप साइंस के थ्रू हाथों के जरिए बताते हो, एवर विसलिस्टेड जैसे सिल्बो गोमेरो लैंग्वेज इन स्पेन है, मतलब जो, मतलब बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो सबको नहीं पता। विस सॉरी ये विसलिस्टेड नहीं है, ये विसल्ड है। ओके, जो कैसे बोली जाती है, सीटी के जरिए बोली जाती है। इंडिया में भी ऐसी लैंग्वेज है जो सीटी बजा करके अपने नाम को प्रोनाउंस करते हैं वो। ओके, सो ऑल लैंग्वेजेस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ऑल लैंग्वेजेस आर इक्वल, तो हर लैंग्वेज इक्वल है। जैसे संस्कृत से लेके संथाली तक जो ट्राइबल लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज, सब इक्वल है, सब ग्रामेटिकली कंप्लीट है, सब अपनी बात को एक्सप्रेस करना एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक्सप्रेस कर पाती हैं। सो देयर आर नो प्रिमिटिव लैंग्वेज, ऑल आर इक्वली रिच इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि कोई भी प्रिमिटिव लैंग्वेज नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो अधूरी है, सब अपनी बात को एक अच्छे स्ट्रक्चर के फॉर्म में दर्शाते हैं, एक अच्छा फंक्शन होता है उनका। ओके, सो उसके बाद है कॉमन स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, कि कॉमन स्टेजेस होता है हर लैंग्वेज को बोलने का। तो सबसे पहले बच्चा बैबलिंग करना सीखता है, तो ऐसे ऐसे करके सीखता है, क ऐसे करके, फिर सिंगल वर्ड बोलना सीखता है, फिर 2 वर्ड सेंटेंसेस, और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलने लग जाता है। तो सिमिलर स्टेज होते हैं हर लैंग्वेज के। शेयर्ड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स, तो इट मीन्स की जो नॉन चॉम्स्की की जो थ्योरी थी यूनिवर्सल ग्रामर की, इट मीन्स कि हर ह्यूमन लैंग्वेज में एक अंडरलाइन स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज हैं, कि हर लैंग्वेज में नाउन्स का यूज होता है, वर्ब का यूज होता है, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। सिंटेक्स का रूल होता है इसमें, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल होता है कि कैसे आप सेंटेंस बनाओगे। जैसे इंग्लिश की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो अदर लैंग्वेजेस में वो अलग हो सकता है। ओके, जैसे हिंदी में कैसा होता है, हिंदी में अलग होता है इंग्लिश से। सो
कॉन्सेप्ट्स लाइक टेंस, नंबर एंड जेंडर्स क्या होते हैं, सब में सेम ही होते हैं, टेंस भी होता है, नंबर भी होते हैं और जेंडर फॉर्म भी होती है उसमें। सो क्रॉस कल्चरल स्टडीज लैंग्वेज में डिफर, अच्छा यहाँ पे क्या है, एविडेंस सपोर्टिंग लैंग्वेज यूनिवर्सलिटी, कि कैसे हमें पता चलता है कि लैंग्वेज यूनिवर्सलिटी है। तो सबसे पहले तो क्रॉस कल्चरल स्टडीज करते हैं जो लैंग्वेज में डिफरेंट वोकैबलरी, की बोलने का तरीका अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, बट सभी का एक ही फंक्शन है, क्या है, बातचीत करना, एक्सप्रेस करना खुद को, खुद की आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करना, कोग्निशन को मतलब संज्ञानात्मक ज्ञान को। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, इट मीन्स कि ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर एनवायरनमेंट कैन एक्वायर एनी लैंग्वेज दे आर एक्सपोज टू, ठीक है, मतलब हर बच्चा चाहे वो किसी भी एनवायरनमेंट में रहता हो, हर बच्चा कोई ना कोई लैंग्वेज को एक्वायर जरूर करता है, जिस भी लैंग्वेज से वो एक्सपोज होते हैं, जो भी लैंग्वेज उन्हें सिखाई जाती है। शोइंग द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जिससे वो ये दिखता है कि हर बच्चे में कोई ना कोई बायोलॉजिकल बेसिस होता है लैंग्वेज का, जो उसे अपने माता पिता और जो उसे अपने एनवायरनमेंट से मिलती है। पोस्ट कल्चरल स्टडीज, लैंग्वेज में डिफरेंट वोकैबलरी एंड स्ट्रक्चर बट ऑल सर्व द सेम फंक्शन, कि लैंग्वेज वोकैबलरी में, बोलने के तरीके में, स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता। अच्छा तो ये तो देख लिया हमने, ये दोनों देख लेते हैं, ओके। उसके बाद है सी पार्ट, दैट इज अ ब्रेन एंड लैंग्वेज। द ह्यूमन ब्रेन इज हैज स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ लैंग्वेज, की ह्यूमन के पास दो एरियाज होते हैं, ब्रोकाज एरियाज दैट इज स्पीच प्रोडक्शन एंड वर्निक एरिया दैट इज लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, की जो ब्रोका एरिया होता है वो स्पीच हमारी जो हम जो बोल रहे हैं उसको प्रोड्यूस करता है, और वर्निक एरिया क्या होता है, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के लिए, समझने के लिए होता है, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलिटी ऑफ लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, तो एजुकेशन में देखोगे तो हर बच्चे को, ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न इफ टोट इन देयर ओन लैंग्वेज फर्स्ट, की जब अगर उन्हें उनकी मातृभाषा में, उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा तो वो बहुत अच्छे से सीखेंगे, समझ पाएंगे, जिससे इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। लिंग्विस्टिक राइट, एवरी कम्युनिटी हैज द राइट टू स्पीक एंड प्रिजर्व इट्स लैंग्वेज, कि कोई भी कम्युनिटी हो, कि कोई भी सोसाइटी हो, सबके पास अपनी लैंग्वेज बोलने का अधिकार है और प्रिजर्व करने का अधिकार है, कि कोई भी उनसे उनकी लैंग्वेज नहीं छीन सकता। कोग्निटिव डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है लैंग्वेज, एनहांसेस थिंकिंग, मेमोरी एंड लर्निंग। आपके पास वोकैबलरी ही ना हो, आपके पास वर्ड ही ना हो, तो आप कैसे सोचोगे चीज़ों के बारे में। तो आपका जो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट है या फिर संज्ञानात्मक विकास में भी आपकी लैंग्वेज आपको हेल्प करती है। क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग में रिकॉग्नाइजिंग दैट ऑल लैंग्वेजेस आर इक्वली प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, तो ये रिकॉग्नाइज मतलब हम पहचान सकते हैं कि हर जो लैंग्वेज है वो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है। कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो आपको ये बोल दे कि ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मेरी लैंग्वेज अच्छी है, ओके। तो स्टूडेंट ये थी हमारी वीडियो, कोई भी डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि और ऐसी वीडियोस आपको और भी इस यूनिट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें, ओके। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।